अस्सलाम वालेकुम, दिस इज उमान। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ जी आज की हमारी पहली क्लास में। लेकिन हमें 3 से 4 मिनट देने पड़ेंगे क्योंकि बेसिकली क्लास का जो टाइम है वो 8:30 का है। अभी 8:28 हुए हैं। आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया, उसके लिए आप लोगों की बहुत बहुत कह लूंगा कि बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। लेकिन क्लास हम 2 से 3 मिनट के बाद स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ताकि सब लोग ज्वाइन कर लें।
अस्सलाम वालेकुम जी, वंस अगेन जिन लोगों ने बाद में ज्वाइन किया उन्हें दोबारा से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। हमारी क्लास का टाइमिंग था तकरीबन 8:30 का। इस टाइम 8:36 हो चुके हैं। 4 से 5 मिनट हमने मजीद वेट किया बाकी सब लोगों का। कोऑर्डिनेटर्स काइंडली जो भी अवेलेबल हैं आप लोग जो ग्रुप में मैसेज कर दें, अगर मजीद किसी ने ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर लें। क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है। अच्छा जी, मेरा नाम नुमान है, ठीक। मैं सीए फाइनलिस्ट हूँ। इससे पहले हमारी एक डेमो क्लास कह सकते हैं आप उसे, या एक ओरिएंटेशन क्लास कह सकते हैं, उसका तकरीबन लास्ट संडे को हमारी क्लास हुई थी, ठीक है। तो लास्ट संडे को हमारी क्लास हुई थी ओरिएंटेशन क्लास। उसका लिंक मजबूत होगा। मैं कोऑर्डिनेटर से ये कहूंगा कि जो ओरिएंटेशन क्लास है उसका लिंक दोबारा से भी सेंड कर दिया जाए ग्रुप में। वैसे मैं आपको एक छोटा सा रिकैप देता चलूंगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने वो क्लास अटेंड नहीं की हुई, ठीक है। तो बेसिकली हमारा 4 से 5 महीने का एक कोर्स होता है, ठीक है। स्लाइड आपके सामने आ गई है, तो हम शुरू करते हैं जी अल्लाह के नाम से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एक्सीलेंस एक इदारा है। हम लोग टैक्स के, कॉर्पोरेट के, डिफरेंट बिजनेस डेवलपमेंट की ट्रेनिंग्स करवाते हैं, ठीक है। इसमें बेसिक से एडवांस लेवल तक की ट्रेनिंग्स होती हैं। हम लोग ये नहीं करते कि बेसिक लेवल के कोर्सेज अलग रखे हुए हैं कोई, फिर एडवांस लेवल के कोई अलग रखे हुए, नहीं, ऐसा नहीं होता हमारा। किसी भी डोमेन के अंदर जो एक कोर्स होता है वो बेसिक टू एडवांस लेवल होता है। अगर आप हमसे इनकम टैक्स सीख रहे होंगे तो वो बेसिक टू एडवांस होगा। हम लोग सिंपल एनटीएल बनाने से शुरू करेंगे और अपील फाइलिंग तक, लिटिगेशन तक सीखेंगे उसके अंदर। इसी तरीके से सेल टैक्स, कॉर्पोरेट और जितने भी आपके काम है आगे कंसल्टेंसी के, वो तमाम चीजें हमारी वेबसाइट पे डिटेल्स मौजूद है। अच्छा, तो जी 4 से 5 महीने का कोर्स है, सर्टिफाइड टैक्स एंड कॉर्पोरेट एडवाइजर के नाम से, ठीक है। इसका प्रॉपर सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। सर्टिफिकेट क्या होता है, कैसा होता है, उसकी क्या वैल्यू है, वो जस्ट एक पीस ऑफ पेपर नहीं होता। मैं लास्ट क्लास में बहुत क्लियरली बता चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ। प्रॉपर वैलिड सीए फर्म की तरफ से अप्रूव सर्टिफिकेट होता है जो कि ऑनलाइन वेरीफाइएबल होता है। किस टीचर ने आपको पढ़ाया, कब आपको पढ़ाया गया, आपने कब हमसे पढ़ा, क्या क्या चीजें हमसे सीखी, क्या आपका स्कोर रहा। कल को आप किसी फर्म में जाए, किसी क्लाइंट का काम करें, तो वो आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकता है, नहीं कर सकता है, ये सारी चीजें आपको मुंह से नहीं बोलनी पड़ेंगी। आपका वो सर्टिफिकेट और उस सर्टिफिकेट से रेलेवेंट डाटा, जो कि आपका जाती डाटा हमारी वेबसाइट पे पड़ा होगा, जो कि दोनों चीजें एक दूसरे को वेरीफाई कर रही होंगी, तो उसके बाद आपका वो क्लाइंट, आपकी वो फर्म खुद ब खुद ही आपको एक्सेप्ट भी करेंगे, उल्टा आपके पीछे पीछे भागेंगे इंशाल्लाह। तो ये हमारा प्रॉपर सर्टिफिकेट होगा। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। कोर्स ड्यूरेशन जी हमारी 4 से 5 महीने का कोर्स है। तकरीबन 50 के राउंड अबाउट लेक्चर्स हो जाते हैं हमारे, ठीक है। बिल्कुल जो ऑफिशियल लेक्चर्स हैं वो 40 होते हैं, लेकिन 50 तक जाते हैं हमारे लेक्चर्स। उसकी वजह ये है कि हमने कोर्स को थोड़ा सा मजीद बढ़ा दिया, ठीक है। पहले इसमें कम चीजें होती थी, और आप लोगों ने देखा भी होगा, डिफरेंट और इंस्टीट्यूट्स भी आप लोगों ने विजिट किए होंगे, डिफरेंट और इंस्टीट्यूट्स की आपने क्लासेस वगैरह भी ली होंगी। लेकिन हमारा जो कोर्स कंटेंट होता है वो मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है दूसरे इंस्टीट्यूट से, और बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होता है, ठीक है। जस्ट वो कागजी सी बातें नहीं होती है, ये भी ये भी ये भी ये भी, ऐसा नहीं होता। हम लोग प्रॉपर चीजें करवाते हैं और इन डिटेल करवाते हैं। एज आई ऑलरेडी मेंशन कि हमारा बेसिक और एडवांस अलग अलग कोर्स नहीं होता, हमारा बेसिक टू एडवांस ही जाता है, हर कोर्स हर मॉड्यूल। लेक्चर ड्यूरेशन हुआ करेगी जी आपकी 1.5 आवर की। 30 मिनट्स आपके क्वेश्चन आंसर सेशन के होंगे। टोटल आपकी लेक्चर ड्यूरेशन हुआ करेगी 2 घंटे की, ठीक है। 8 बजे से लेके 10 बजे तक 2 घंटे की आपकी क्लास हुआ करेगी, फ्राइडे सैटरडे एंड संडे, 3 दिन, वीकेंड्स पे। अच्छा, मैं शायद थोड़ा स्पीडली जा रहा हूँ। मैंने आप लोगों से ये भी नहीं कहा कि आप लोगों मुझे अपना इंट्रोडक्शन करवा दें, ठीक है। आप लोग कौन है, कहाँ से हैं, आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा हुआ है। लेकिन मैं सारी चीज़ों के लिए आपसे माजरत करूंगा। उसकी वजह ये है कि हमारा ये जो कोर्स है ये अच्छा भला लेंथी कोर्स होता है, ठीक है। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा कंटेंट होता है डिस्कस करने के लिए, सीखने के लिए। और आप सब लोगों का टाइम भी कीमती है और मेरा टाइम भी कीमती है, लेकिन मैं तो फिर भी एक इंडिविजुअल हूँ। आप लोग मेरे सामने तो आप मोर देन 40 इंडिविजुअल्स हो, तो आप लोगों का अगर सबका अलग अलग टाइम भी उसको एग्रीगेटिवली देखा जाए तो कितना ज्यादा टाइम होगा। तो मैं कभी भी आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा एक तो स्पीड से पढ़ाऊंगा,
सेकेंडली, मैं टाइम वेस्ट नहीं किया करूंगा। कोर्स के एंड पे, क्लास के एंड पे हमारे पास टाइम बचेगा, हम लोग जरूर इंट्रोडक्शन करेंगे। आप लोग जितने सवालात मुझसे पूछना चाहोगे मैं तमाम सवालात का जवाब भी दूंगा, चाहे मुझे इसके क्लास के बाद 2 घंटे बैठना पड़ा आपके साथ। आई एम अवेलेबल टू सिट विद यू पीपल। लेकिन स्टार्टिंग में जो लोग ये सोच के आए हैं कि हमने एक प्रॉपर कंटेंट समझना है, हम कोई चीज सीखने आए हैं, कोर्स की आज पहली क्लास है, मैं उन लोगों का टाइम हरगिज वेस्ट नहीं करूंगा। हम लोग सीखने की तरफ ही चलेंगे। तो जस्ट मॉड्यूल्स के बारे में बता देता हूँ जी। हमारे इस कोर्स के अंदर टोटल 6 मॉड्यूल्स हैं। मॉड्यूल 1 और 2 जो है ये बेसिकली इनकम टैक्स को कवर करते हैं, ठीक है, जिसमें आपका आईआरएस आ जाएगा, बेसिक अकाउंटिंग होगी। बेसिक अकाउंटिंग क्यों होती है? जब बिजनेस इंडिविजुअल्स होते हैं ना, जो लोग कारोबार करते हैं, जब हम उनकी टैक्स की कैलकुलेशंस करते हैं ना, तो उसके अंदर अकाउंटिंग का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। कोई बंदा सिंपल अपनी सैलरी इनकम कमा रहा हो, कोई मकानों के किराए लेके पैसे कमा रहा हो, कोई जमीनें बेच के पैसे कमा रहा हो, कोई जनाब कोई और छोटे मोटे किसी की पेंशन आ रही हो, तो ये इस तरीके के काम होते हैं ना, इनमें अकाउंटिंग यूज नहीं होती, ठीक है। लेकिन जो सबसे बड़ा काम होता है ना इनकम टैक्स में, वो होता है बिजनेसेस की रिटर्न फाइलिंग, बिजनेसेस के नोटिस को देखना और बिजनेसेस की लिटिगेशन को देखना। उसके लिए अकाउंट्स की जरूरत होती है, अकाउंट्स का नॉलेज होना चाहिए। आप में से कुछ लोग लॉयर्स होंगे, कुछ लोग अकाउंटेंट्स होंगे। अकाउंटेंट्स को लिटिगेशन नहीं आती होगी, ठीक है, लिटिगेशन कहते हैं, आप समझे, वकालत को कहते हैं लिटिगेशन, ठीक है। और जो लॉयर्स हजरात हैं उनमें से बहुत सारों को अकाउंटिंग का नहीं पता होगा, ठीक है, बिकॉज डिफरेंट जो है ये फील्ड्स हैं। लॉ एक अलग चीज है, अकाउंट्स एक अलग चीज है। कुछ है इस तरह के कोर्सेज जिनके अंदर इन दोनों चीजों को मर्ज किया गया है, लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंसी है। सीए के अंदर हम लोग बहुत अच्छी तरीके से लॉ को भी पढ़ते हैं, ठीक है, और बहुत ज्यादा इन डेप्थ फिर अकाउंटिंग तो हमने पढ़नी ही पढ़नी होती है। तो जिन जगह पर इन चीजों को क्लैब कर दिया गया है ना, उन लोगों को बहुत कम इशू होता है, और उन लोगों का तजर्बा भी बहुत ज्यादा हो चुका होता है, फिर इन सारी चीजों में इकट्ठा डील कर रहे होते हैं वो, ठीक है। तो लेकिन लॉयर्स, जिस तरह कि मैं बता चुका हूँ कि उन्हें अकाउंट्स का नहीं पता होता, और जो हमारे अकाउंटेंट्स भाई होते हैं उन्हें लॉ का या लिटिगेशन का नहीं पता होता। लेकिन हमारे इस कोर्स में इंशाल्लाह आप सब लोगों को बराबर ट्रीट किया जाएगा। मैं अकाउंटेंट्स को लिटिगेशन सिखाऊंगा और लॉयर्स को अकाउंटेंसी सिखाऊंगा। एट द एंड ऑफ दिस कोर्स आप में से जो लोग अकाउंटेंट्स होंगे वो इंशाल्लाह लिटिगेशन करने के लिए भी पूरे पूरे काबिल होंगे, ठीक है। आप लोग भी अपील फाइलिंग करोगे, आप लोग भी लीगल नोटिस का लीगल ड्राफ्टिंग के जरिए रिप्लाई करोगे, आप लोग लीगल नोटिस की लीगल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के भी काबिल होगे इंशाल्लाह, ठीक है। और जो आप में से लॉयर से जरूरत है, वो भी ऐसा नहीं होगा कि उन्हें ये ना पता हो कि एसेट किसको कहते हैं, लायबिलिटी किसको कहते हैं, हमारी बैलेंस शीट क्या होती है, हमारी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्या होती है, हम लोगों ने एसेट्स को किस तरीके से कैपिटल के बराबर लाना है, इक्विटी क्या चीज है, ये सारी चीजें बिजनेस में यूज होती है, डेप्रिसिएशन क्या चीज है, ये सारी चीजें यूज होती हैं। लेकिन मैं ये सब कुछ सिखाऊंगा, ठीक है, प्रॉपर नोट्स वगैरह आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अच्छा, तो ये है जी कोर्स प्लान। पहला जो 2 मॉड्यूल्स है ना, ये इनकम टैक्स को कवर करते हैं। सो आप में से वो लोग जो सिर्फ इनकम टैक्स सीखने आए हैं, यानी कि 1 से 1.5 महीने का कोर्स करने आए हैं सिर्फ इनकम टैक्स का, उनके लिए सिर्फ पहले 2 मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है। और जो लोग कंप्लीट कोर्स करने आए हुए हैं, जिन्होंने सारी चीजें सीखनी है, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, एसएससीपी एंड कॉर्पोरेट फाइलिंग्स है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है फिरमा के लिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज है, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड है, पाकिस्तान सिंगल विंडो है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है, इसके अलावा एम्प्लॉय ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशंस है, ईओबीआई है, सोशल सिक्योरिटी है। तो इस तरीके के जितने भी इदारे हैं, लास्टली मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजिटल मार्केटिंग, जिन्होंने ये सारी चीजें सीखनी होंगी वो हमारा 4 मंथ्स कोर्स तक हमारे साथ चलेंगे, 4 से 5 महीने का जो कोर्स है। तो कोर्स हमारा एक ही चलेगा, 4 से 5 महीनों वाला जो है। और जिन लोगों ने इनकम टैक्स सीखना होगा वो मॉड्यूल 2 के बाद जो है वो हमें अल्लाह हाफिज कह देंगे। हम तो नहीं चाहते कि वो हमें छोड़ के जाए, लेकिन उनकी शायद कोई मजबूरी होगी, वो इतना टाइम नहीं दे पा रहे होंगे, तो इसलिए वो सिर्फ इनकम टैक्स सीखना चाह रहे हैं, या हो सकता है बाकी सारी जो चीजें हैं उनमें ऑलरेडी वो उनकी एबिलिटी हो, एक्सपर्टीज हो, तो वो टाइम नहीं वेस्ट करना चाह रहे। सो वो लोग इनकम टैक्स के बाद अपना कोर्स एंड कर देंगे, उन्हें उनका सर्टिफाइड इनकम टैक्स एडवाइजर का सर्टिफिकेट भी इशू कर दिया जाएगा, ठीक है। और जो लोग फिर पूरा कोर्स करना चाहेंगे वो हमारे साथ चलते रहेंगे मॉड्यूल 6 तक। तो बाकी ये कोर्स के अंदर जितनी भी सारी चीजें हैं, ये सारी की सारी इन डिटेल लिखी हुई है, ये आपका सारे का सारा सिलेबस है, ये सारी चीजें मैंने पढ़ानी है, इनकम टैक्स में, देन सेल्स टैक्स में, देन उसके बाद एसईसीपी कॉर्पोरेट फाइलिंग में। ये एक एक लाइन का मतलब समझ लें आप, एक एक लाइन पूरा पूरा एक एक टॉपिक है। तो वो इंशाल्लाह ये मैं सारी चीजें कवर करवानी है। फाइल आप लोगों को इसलिए दी जाती है डे 1 पे, ताकि जब आपके लेक्चर्स हो रहे हो
तो आप साथ साथ अपनी चीजों को वेरीफाई करते जाएं कि अच्छा हाँ, ये चीज मैंने सीख ली है। लाइक आज आपने एससीसीपी एंड कॉर्पोरेट फाइलिंग्स की क्लास ले रहे हैं हम, ठीक है। इसके अंदर आता है जी हाउ टू चेंज कंपनी एड्रेस, ठीक है। बहुत बड़ा एक मतलब अच्छा खासा मुश्किल काम है कंपनी का एड्रेस चेंज करना। इतनी जल्दी से एससीसीपी करने नहीं देता, काफी फॉर्म्स फाइल करना पड़ते हैं, कंपनी का मेमोरेंडम होता है वो चेंज होता है, आर्टिकल्स चेंज होते हैं, फीसें भरनी पड़ती हैं, फिर जाके एड्रेस चेंज होता है। अब आपने क्या करना है, आपने वैसे तो नहीं, शायद जुबानी तो नहीं मुझे कह पाओगे कि जी वो आपने कंपनी का एड्रेस चेंज करना नहीं हमें सिखाया। शायद आप में से कुछ लोग हों जिन्हें इस चीज का आइडिया हो कि कंपनी का एड्रेस चेंज करना भी हमें सिखाना चाहिए था। लेकिन इस फाइल के आप लोगों के हाथ में आ जाने के बाद आप सब लोग इस काबिल होंगे कि एटलीस्ट जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ आप उनको वेरीफाई तो कर सकोगे कि भाई यहाँ पर ये चीजें लिखी हुई हैं, तो क्या हमने वन बाय वन ये चीजें सीख ली हैं, ठीक है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे, हैं हमारे ऑलरेडी बैचेस के अंदर माशाल्लाह से बहुत एक्टिवली वो सारे काम कर रहे होते हैं। वो इस फाइल के ऊपर टिक मार्क कर रहे होते हैं कि अच्छा हमने ये चीज सीख ली है, ये चीज सीख ली है। फिर कुछ और जो माशाल्लाह अच्छा ज़हन है उनका, वो क्या करते हैं, वो हर चीज के साथ ना आगे लिखते हैं कि ये लेक्चर नंबर फलां में ये चीज सिखाई गई है, ताकि जब कभी उनके पास क्लाइंट आए किसी रेलेवेंट काम के लिए, तो वो क्या करें, वो अपनी फाइल देखें, अच्छा यहाँ पे ये चीज यहाँ पे आ रही है, इसके साथ लिखा हुआ है जी लेक्चर नंबर 13। लेक्चर नंबर 13 ओपन करें, फिर जाके अपने एलएमएस पोर्टल से उसकी रिकॉर्डिंग को ओपन करें, रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आपके पास रहेगी। रिकॉर्डिंग ओपन की एलएमएस पोर्टल से, वहां से उस काम को देखा, रिवाइज किया, फिर राब्ता किया दोबारा क्लाइंट से, उससे कहा कि भाई फलां फलां डॉक्यूमेंट्स आप लेके आओ और आप हमसे ये काम करो। तो इस तरीके से इस चीज को इतना स्मूथली किया जाता है। तो आप लोग भी ऐसे ही कर सकते हैं, ये फाइल आप लोगों के पास रहेगी और इससे जो है आप लोग अपनी सारी चीजें साथ साथ वेरीफाई करते जाइएगा। अब मैं चलता हूँ जी कोर्स की तरफ। तो ये तो बहुत शॉर्ट सी मैंने डिटेल बताई है, लेकिन पूरी अगर आप ये चीजें समझना चाह रहे हैं कि किस तरीके से कोर्स चलेगा, कौन टीचर पढ़ा रहा होगा, टीचर खुद कितना पढ़ा हुआ है, टीचर का क्या तजर्बा है, या हमें प्रैक्टिकल आएगा नहीं आएगा, पोर्टल्स कौन कौन से होंगे, तो ये सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं हम लोग इससे पहले वाली ओरिएंटेशन क्लास में, ठीक है। यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग मौजूद है क्लास की, आप लोग वहां से देख के वो सारी चीजें समझ सकते हैं। आज हमें चलना है जी पहली क्लास पे। अच्छा जी, पहली क्लास पे चलते हैं तो हमारे पास होंगे लेक्चर नोट्स आगे जी हमारे पास। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो पहला मॉड्यूल है वो आइरिस एंड बेसिक अकाउंटिंग है और साथ में इनकम टैक्स है। तो बेसिकली मैं इन दोनों मॉड्यूल्स को ओवरऑल एक सिंगल मॉड्यूल ही ट्रीट करता हूँ, ठीक है। दो मॉड्यूल्स इसलिए बना दिए जाते हैं ताकि आप लोगों को जरा स्पेसिफाई कर दिया जाए कि अच्छा इसके अंदर ये चीजें होंगी। अदरवाइज ओवरऑल ये इनकम टैक्स ही होता है, आपकी जो अकाउंटिंग है वो इनकम टैक्स का ही हिस्सा है, क्योंकि आपने अकाउंटिंग इनकम टैक्स के लिए ही सीखनी होती है ना, तो उसी का हिस्सा है वो। तो हम लोग फिर स्टार्ट कहाँ से लेंगे, स्टार्ट लेंगे हम लोग इनकम टैक्स से। मैं आपको अकाउंटिंग पहले भी सिखा सकता हूँ, लेकिन मसला क्या है, पहले मैं आपको प्रॉब्लम दिखाऊंगा, ठीक है, कि भाई ये प्रॉब्लम है, देन मैं उसका आपको सोल्यूशन बताऊंगा, तो फिर वो सोल्यूशन आपके लिए मोर प्रोडक्टिव होगा। यानी जिस तरह सिंपली आप लोग देखते हैं किसी भी चीज को, आप स्टडी करने के लिए जब जाते हैं तो हमेशा पहले क्वेश्चन को देखते हैं ना, आंसर पे आते हैं ना। तो समझ लें कि ये जो मैं स्टार्टिंग में पहले टेक्स्ट को ले आया हूँ ना, टेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चंस खड़े करेगा, ठीक है। देन उनके जब हम सॉल्यूशंस में जाएंगे तो फिर अकाउंटिंग हमारी उसमें, अकाउंटिंग हमें हेल्प आउट करेगा, आईआरएस हमें उसमें हेल्प आउट करेगा। सो इसलिए हम लोग टैक्सेशन से स्टार्ट ले रहे हैं। फिक्र नहीं करना आप लोगों ने कि टैक्स बेसिकली होता क्या है, हमें तो यही नहीं पता, लेकिन हम लोग इनकम टैक्स पढ़ने आ गए हैं। और टैक्स के रेट्स क्या होते हैं, वो हमें कहाँ से मिलेंगे, स्टडी मटेरियल कहाँ से मिलेगा, सब कुछ आपको यहीं से मिलेगा। मैं बिल्कुल बेसिक से एबीसी से शुरू करूंगा और समझ लेके एडवांस लेवल पे जाऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जी। यहाँ तक आप में से किसी का भी कोई सवाल हो, किसी भी लेवल पे जाके कोई भी सवाल हो, माइक्स आप लोगों के म्यूट है, उसके लिए मैं आपसे माजरत करता हूँ, ठीक है, वंस अगेन माजरत करता हूँ। लेकिन क्लास के एंड पे मैं माइक्स ओपन कर दूंगा सबके, ताकि आप लोगों के सवाल जो आप लोग वैसे जिस तरह से समझ लें ऑरली पूछना चाहें तो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं। लेकिन क्लास के दौरान माइक्स इसलिए ऑफ कर दिए जाते हैं क्योंकि कुछ लोगों के ना माइक अनइंटेंशनली या गलती से ओपन हो जाता है माइक, तो उसकी वजह से फिर वो क्लास में काफी ज्यादा डिस्टरबेंस हो जाती है। इसलिए वो एक ही दफा मैं माइक्स को म्यूट कर देता हूँ। आप लोगों के पास ये चैट बॉक्स मौजूद है, ठीक है, अभी आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, ये देखें।
जैसे कुछ भाइयों ने लिखा भी है कि जी पीडीएफ स्लाइड दे दें। पीडीएफ स्लाइड जी कोऑर्डिनेटर्स काइंडली ग्रुप में एक दफा पीडीएफ स्लाइड दोबारा से शेयर कर दें कंप्लीट कोर्स की, और ताकि जिनके पास नहीं है उनके पास चली जाए। जी स्क्रीन में ख्याल से अब आपको लोगों के पास शेयर हो रही होगी, ठीक है। वो पहले तो वो जब आप लोग आए हैं तो वो उस टाइम अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुई थी, ठीक है। और अगर किसी को अभी भी स्क्रीन शेयर ना हो रही हो तो उसकी वजह होगी आप लोग को नेटवर्क एरर हो सकता है, तो काइंडली रीज्वाइन करके देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ से ऑनवर्ड फिर हम लोग प्रॉपर अपनी क्लास वन स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस जिस टाइम भी आए चैट बॉक्स में लिखते रहिएगा, मैं भी उन्हें साथ साथ आंसर करता जाऊंगा। हमारे आज के टॉपिक्स हैं जी। पहला टॉपिक है व्हाट इज टैक्स, ठीक है। दूसरा टॉपिक होगा हमारा इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, इनमें डिफरेंस क्या है। देन इनकम टैक्स को हम स्टडी करेंगे, एफबीआर क्या चीज है, एफबीआर को देखेंगे, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 क्या है, एफबीआर की वेबसाइट क्या चीज है, या फिर जो अलग से एक पोर्टल दिया हुआ है उन्होंने टैक्स की रिटर्न की फाइलिंग्स के लिए, आईआरएस, वो क्या चीज है, रिटर्न कैसे फाइल की जाती है, रिटर्न ऑफ इनकम है क्या चीज, टैक्स की लायबिलिटी क्या है, टैक्स किसने पे करना होता है किसने नहीं पे करना होता है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने किस किस बंदे को एज अ पर्सन ट्रीट किया है जिससे वो टैक्स देना चाहता है, ठीक है। टोटल इनकम क्या होती है किसी भी पर्सन की, फिर उसमें से कितना हिस्सा उसने टैक्सेबल इनकम ट्रीट होती है उसकी जिसपे उसने टैक्स देना होता है, कौन सी इनकम वो होती है जिसपे टैक्स नहीं देना, एग्जम्प्ट इनकम। फिर इनकम के आगे हेड्स कौन कौन से हो सकते हैं, यानी एक बंदा कहता है जी मैं खेती बाड़ी करके पैसे कमाता हूँ, तो क्या मैंने भी टैक्स देना है, तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है कि नहीं आपने टैक्स नहीं देना, ये एक हेड ऑफ इनकम है ना, खेती बाड़ी करके पैसे कमाना, एग्रीकल्चर इनकम। एक बंदा कहता है जी मेरी कारोबार है मेरा और मैं साल का 10 लाख रुपया मुनाफा कमाता हूँ, तो क्या मैंने भी टैक्स देना है, तो एफबीआर कहता है कि हाँ आपने टैक्स देना है। वो क्या है, इनकम हेड हेड ऑफ इनकम क्या है, इनकम फ्रॉम बिजनेस। ये हेड ऑफ इनकम क्या है, एग्रीकल्चर इनकम। सो दैट मीन्स कि हेड्स ऑफ इनकम मैटर करते हैं, सो दैट्स व्हाई वी नीड टू स्टडी हेड्स ऑफ इनकम एज वेल। उसके बाद आ जाएगी जी हमारी इनकम टैक्स रिटर्न फिर, ठीक है। सेक्शन 114 मशहूर सेक्शन है। देन ये रिटर्न फाइल करेगा कौन, हु विल फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, हाउ टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है। रिटर्न ऑफ सैलरीड इंडिविजुअल, जो लोग तनख्वाह लेते हैं वो अपनी रिटर्न कैसे फाइल करते हैं, उसी में फिर आगे परक्विजिट्स आ जाते हैं। तो ये सारे सेक्शंस भी लिखे हुए हैं, ये सेक्शन सारे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शंस हैं, ठीक है। अभी हम जाएंगे आगे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पे जब, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से आपने डाउनलोड करना है, कैसे आपने उसको स्टडी किया करना है, उसके अंदर कितने सेक्शंस होते हैं, कितने सब सेक्शंस होते हैं, कितने क्लॉजेस होते हैं, कितने स्केड्यूल्स हैं, कितने सब क्लॉज हैं, कितने रूल्स हैं, बहुत सारी चीजें होती है उसमें, सब कुछ आपको सिखाऊंगा। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक से दो चीजें हैं जो इसकी एक, जिसे कहते हैं ना, तमहीद बांधना या बुनियाद रखना, उसके लिए वो जरूरी चीजें हैं। तो हम लोग यहाँ से चलते हैं जी, यहीं पे कोई एक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं। ये डिफरेंट बैचेस के जो क्लासेस चल रही होती है ना, तो वो साथ साथ फिर इस तरीके से इनके ये डॉक्यूमेंट्स हम लोग बनाते जा रहे होते हैं। तो इससे पहले तो जी इस तरीके से होता था कि हमारा जो है ना मंथली बेस पे बैच चल रहे होते थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ये हो चुका है कि अब हमारा एक मंथ में दो दो बैचेस चल रहे होते हैं। तो एक उसकी एक वजह तो ये है कि कुछ लोगों को हम पे ट्रस्ट है, अल्लाह का शुक्र है। और सेकेंडली उसकी एक वजह ये है कि हम लोग एक बैच में ना लिमिटेड से लोग रखते हैं, लाइक मैक्सिमम 25-30 लोग रख लेते हैं, उसके बाद नया बैच शुरू कर देते हैं। उसकी वजह यह था कि लोगों की जो एक क्वालिटी है ना वो मेंटेन रहे, लोगों को समझ आए चीजों की। जब सवाल पूछने का टाइम आए, 30 मिनट अगर दे रहे हैं सवाल पूछने के लिए, तो ऐसा ना हो कि 10 लोग हर क्लास में बेचारे ऐसे ही रह जाए कि जी हमें तो टाइम ही नहीं दिया गया। तो इसलिए लिमिटेड लोगों के लिए अपना सवाल पूछ सके। मेरा क्या है, मैंने तो टाइम एक्स्ट्रा ही है ना, मैं फिर दोबारा से पढ़ाने बैठ जाऊंगा, एक दफा 6 से 8 पढ़ा लूंगा, एक दफा 8 से 10 पढ़ा लूंगा। बट आप लोगों को क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो इसी वो मुझे इसलिए याद आया क्योंकि अब देखें आपके सामने एक जनवरी बैच ये चल रहा है, फिर एक जनवरी बैच ये दोबारा से आ गया, जनवरी सेकेंड आ गया। तो यानी एक ही मंथ में इस दफा हमने ये पहली दफा ऐसा हुआ कि एक मंथ में दो बैचेस चला दिए, ठीक है। अदरवाइज हम लोग मंथली बैच चलाते हैं। तो अभी आज यहाँ पे आपका बैच आ जाएगा जनाब। फेब्रुवरी बैच, ठीक है। और ये भी आपका फेब्रुवरी बैच 1 होगा, फिर इसके बाद आगे वो ऑनवर्ड
फरवरी बैच सेकंड अगर हुआ तो फिर हुआ होगा, अदरवाइज फिर देन मार्च ही होगा। अच्छा जी, जो मैंने चीज आपको बतानी थी तो वो भी मुझे मिल गई है जनवरी सेकंड बैच में, तो यही से इसको कॉपी कर लेते हैं और अपने बैच में। जी, तो हमारा जो कोर्स है इसकी सबसे जो बुनियादी बात होनी चाहिए ना, वो ये यही है, यही हमारा सवाल बनता है कि एक बिजनेस को कंसल्टेंट की जरूरत ही क्यों पड़े। आप लोगों ने ये जब कोर्स करना है तो उसके बाद डेफिनेटली आपने एक कंसल्टेंट ही बनना है ना। तो सबसे पहले हमें तो उसकी जरूरत का पता होना चाहिए ना। लाइक एक डॉक्टर है, डॉक्टर की सोसाइटी में क्यों जरूरत पड़ती है? जब लोग बीमार होते हैं। सो हमें स्टार्टिंग में हमारा माइंड क्लियर है कि हाँ, अगर मैं डॉक्टर बनूंगा तो क्या मार्केट में मेरी वर्थ है भी या नहीं, मार्केट में मेरी जरूरत इस टाइम है भी या नहीं। ठीक है, अगर मैं डॉक्टर बनूंगा तो मुझे क्यों फायदा होगा, क्या मैं वाकई लोगों की हेल्प कर सकूंगा, क्या मेरा जो पर्पस है वो अचीव होगा। ये हम लोग स्टार्टिंग से ही सोच लेंगे। इसी तरीके से अगर हम कंसल्टेंट बनने जा रहे हैं तो हमने स्टार्टिंग में ही देखना है कि भाई हमारी जरूरत भी है या नहीं है। माजरत के साथ, जैसे आजकल इंजीनियरिंग है, तो इंजीनियरिंग में क्या हो रहा है, एक ट्रेंड चलता आ रहा था कई सालों से कि इंजीनियर की वर्थ थी, लेकिन लोगों ने क्या किया, दरमियान में इस चीज को कैलकुलेट करना ही छोड़ दिया कि वो वर्थ अब कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। करते करते वो वर्थ बहुत नीचे चली गई, बहुत कम हो गई है कि इंजीनियर की वर्थ, जरूरत बहुत कम हो गई है। लेकिन लोग हैं कि कंटिन्यूसली इंजीनियरिंग करते जा रहे हैं, वर्थ को देखा ही नहीं। अब जाके लोगों को आहिस्ता आहिस्ता वो ख्याल आना शुरू हुआ कि हमें तो आगे कोई जॉब्स मिल नहीं रही, कोई काम नहीं मिल रहा, तो हम लोग तो इंजीनियरिंग गलत की जा रहे हैं। तो यही चीज यहाँ पर भी है। वह डे वन से ही आपने पहले ये बैठ के डिसाइड करना है कि हमारी जरूरत भी है लोगों को एज अ कंसल्टेंट, नहीं तो फिर हम कोई और फील्ड पकड़े। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी बहुत ज्यादा जरूरत है लोगों को आपकी। होता ये है जी कि पाकिस्तान में कोई भी बंदा कारोबार करता है ना, ये कोई भी बिजनेस है जो पाकिस्तान में चल रहा है, तो उसको कुछ इदारों के साथ जरूरी तौर पर इल्हाक करना पड़ता है, उनसे रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, उनके साथ एक्रीडेशन करवानी पड़ती है, या उनसे एफिलिएट होना पड़ता है। इन सारे लफ्जों का मतलब एक ही है, या उनके मेंबर बनना पड़ता है। और कुछ इदारे ऐसे होते हैं जो एक बिजनेस के लिए फायदेमंद साबित होते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट के कुछ इदारे ऐसे होते हैं जो कि एक बिजनेस के लिए फायदेमंद साबित होते हैं। बिजनेस के पास चॉइस मौजूद होती है कि बिजनेस उनके साथ चलना है या नहीं चलना है, बट अगर चलता है बिजनेस तो बिजनेस का अपना फायदा होता है। अब इसमें अगर पहले हम जरूरी वाले इदारों की मिसाल लें तो सबसे पहला इदारा आता है एफबीआर, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ये क्या करता है जी, ये इनकम पर टैक्स लेता है। ठीक है, किसी भी कारोबार की कोई इनकम होती है तो जो भी कोई बंदा पैसा कमा रहा है कारोबार में से, उसने टैक्स देना होता है। ठीक है, और टैक्स दिए बगैर कारोबार को चलने नहीं देता। इवन दैट आपको कारोबार से आप पैसा ना भी कमा रहे हो ना इतना कि आपका टैक्स बनता हो, आपको फिर भी रिटर्न्स फाइल करना पड़ती है। ठीक है, तो उसके लिए जरूरी है कि आपके पास, आपसे मुराद अब आप एज अ कंसल्टेंट नहीं हो, मैं आपको एज अ बिजनेसमैन ट्रीट कर रहा हूँ। जरूरी है कि आपके पास कोई ऐसा बंदा हो जो टैक्स की नो हाउ रखता हो, ताकि वो आपकी टैक्स की रिटर्न्स फाइल कर सके। अगर आपको एफबीआर की तरफ से कोई नोटिस आ जाए, कोई एफबीआर का ऑफिसर आए उठ के खड़ा होकर कह दे कि भाई वो आपका तो जो है वो 2 लाख रुपए टैक्स बनता है, अगर आपने ना दिया तो आपको फलां जो है वो जुर्माना हो जाएगा, पेनल्टी पड़ जाएगी, सरचार्ज पड़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब अगर आपको नहीं पता टैक्स के बारे में, आपकी हेल्प कौन करेगा? डेफिनेटली देयर मस्ट बी ए कंसल्टेंट या टैक्स एडवाइजर जो आपको बताएगा कि नहीं भाई टैक्स के ये कवानीन है, जो उस ऑफिसर से बात कर सके कि भाई आप बताओ किस सेक्शन के तहत आप ये नोटिस हमें भेजा है। वो उस नोटिस का लीगल रिप्लाई करेगा, उसकी एक्सप्लेनेशन मांगेगा एफबीआर से, या एक्सप्लेनेशन देगा, या उसके अगेंस्ट अपील करेगा। सारे काम एडवाइजर ने करने हैं। ठीक है, तो बिजनेसमैन खुद से टैक्स के मैटर्स को नहीं देख पाएगा अनलेस कि वो खुद एक टैक्स एडवाइजर हो। एससीसीपी को देख लीजिए, पाकिस्तान में कोई भी कंपनी बनती है तो एससीसीपी के बगैर नहीं बनती, एससीसीपी ही कंपनी बनाता है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि एससीसीपी कंपनीज को रेगुलेट करता है, एससीसीपी ही कंपनीज का फाउंडर है। वो इदारा जो आपको लफज कंपनी इस्तेमाल करने की इजाजत देता है या कहता है कि आज के बाद से आप कंपनी हो, उस इदारे का नाम ही एससीसीपी है।
तो फिर जो इदारा कंपनी बनाता है या जिस इदारे से आप कंपनी रजिस्टर करवाते हो, उस इदारे की भी सालाना, क्वार्टरली, मंथली, सेमी एनुअली कंप्लायंसेस होती है। ठीक है, नोटिस, रिटर्न्स वगैरह फाइल करनी होती है। ये बंदा, कौन सा बंदा होगा जो इस तरह काम कर सकता है? जिसको कंपनीज एक्ट 2017 का पता हो, जिसको पार्टनरशिप एक्ट 1932 का पता हो, जिसको कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रेगुलेशंस 2024 का और कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रेगुलेशंस 2017 का पता हो, जिसको सेवन स्केड्यूल के मुताबिक फीस वगैरह कैसे पे करनी है, कहाँ पे करनी है, इस चीज का पता। तो ये चीजें को खुद नहीं पता होती। इसी तरीके से अगर कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना चाह रहा है तो उसको पाकिस्तान सिंगल विंडो के जरिए करना पड़ेगी। तो इन कामों के लिए भी कंसल्टेंट ही होते हैं। फिर अगर हम चॉइस वाले इदारों की बात करें, ये ऊपर कोई तीन इदारे ही नहीं है, इदारे तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मैंने एक मोटी मोटी मिसाल ली है कि इन तीन इदारों के साथ आपको चलना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद फिर चॉइस में अपने ब्रांड को प्रोटेक्ट करने के लिए, आपका ब्रांड है, अच्छा चल गया है, ठीक है। मैंने लास्ट क्लास में मिसाल दी थी, पीक फ्रिंज है कंपनी है ना, तो उन्होंने अगर ब्रांड बना दिया सुपर बिस्किट का, अब उनका बिस्किट तो बहुत अच्छा चलता है। मेरे ख्याल से मार्केट में जो सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्किट इस टाइम सुपर बिस्किट है। तो कितने ऐसे लोग होंगे जिनकी ये कोशिश होगी कि हम सिर्फ सुपर बिस्कुट जैसा रैपर तैयार कर लें, उसमें क्या लगता है, कुछ भी नहीं लगता। ठीक है, वो रैपर का डिजाइन बनाए, उसका प्रिंट ले, अंदर बिस्कुट जो मर्जी डाल दे, और प्राइस उतनी ही चार्ज करे जितनी सुपर चार्ज कर रहा है, और नाम भी उसका सुपर ही रखे। देखने में, सुनने में ये बात कितनी मजे की लगती है और कितनी आसान है कि कोई मेहनत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, डिजाइन कॉपी करना है, नाम कॉपी करना है, और उसके अंदर डाल के जो मर्जी चीज आप बेचो। आवाम दुकान वाले से आके सुपर बिस्किट मांगेगी ना, दुकान वाला आपका बिस्कुट उठा के दे देगा। लेकिन हकीकत में ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि एक इदारा बैठा है, ठीक है, आपके और सुपर कंपनी के, बिग फिल्स कंपनी के दरमियान, जिसका नाम आईपीओ है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसने इस बात की जिम्मेदारी उठाई है कि अगर आपका ब्रांड अच्छा चलता है और आप अपने ब्रांड को मेरे पास लाए आते हो और सिक्योर कर लेते हो, ठीक है, उसे रजिस्टर करवा लेते हो, अपने डिजाइन को, अपने ब्रांड को, अपने ट्रेडमार्क को, अपने लोगों को, तो फिर मैं किसी और को यूज करने नहीं दूंगा। ठीक है, अदरवाइज तो हर कोई, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, हर कोई किसी भी अच्छी चलने वाली कंपनी की कॉपी बना बना के यूज करता जाए। इसी तरीके से पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है, अगर आपने कंपनी बना ली एससीसीपी से, ठीक है, लेकिन आपने अगर कंस्ट्रक्शन के काम करने हैं, तो कोई भी बंदा आपको कंस्ट्रक्शन के एवे बिला वजह ठेके नहीं देना शुरू कर देगा। ठीक है, ठेकों के लिए, बड़े बड़े काम करने के लिए आपको पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के पास जाना पड़ेगा और उनसे ये कहना पड़ेगा कि भाई आप हमें, हमारी कंपनी को, हमारी फर्म को अपने पास एज अ इंजीनियरिंग फर्म रजिस्टर करो पहले, हमें थोड़ी सी बैक प्रोवाइड करो ताकि लोग हमसे कंस्ट्रक्शन का काम करवाएं, आप हमें सर्टिफाई करो, हमें आप अपना इंजीनियर समझो, आप हमें, आप अपनी फर्म समझो, फिर ये काम होंगे। अदरवाइज पीईसी नहीं कहता कि लाजमी मेरे पास आओ, लोग जाते हैं पीईसी के पास। पी सैब है, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड, ये जो फ्रीलांसर्स वगैरह होते हैं, इनका पैसा बाहर से आ रहा होता है। तो पी सैब नहीं कहता सारे फ्रीलांसर्स को भाई मेरे पास आ जाओ, लोग जाते हैं पी सैब के पास कि हमें आप रजिस्टर कर लो ताकि हमें टैक्स कम पे करना पड़े, टैक्स के ऊपर हमें एग्जम्पशन मिल जाए। ठीक है, तो अब ये सारे इदारे, लगभग 6 इदारे हैं मैंने जो ये रफली आपको बताए हैं, इन सारे इदारों का जितना भी काम होता है ना, ये सारे का सारा काम करता है कंसल्टेंट। ठीक है, तो हमारे इस कोर्स के अंदर तो खैर ये तो सिर्फ 6 इदारे ना, हमारे तो कोई लगभग तकरीबन तकरीबन 15-20 इदारों का काम आपको सिखाया जाएगा कमोबेश। तो आप लोग खुद सोचो कि नॉर्मली सिर्फ 6 से 7 इदारों का जो काम है ना पाकिस्तान में, वो किसी भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर 95 to 99% काम जो है ना, वो सिर्फ 6 से 7 इदारों का होता है। यानी कोई भी बंदा अगर मार्केट में बैठा बिजनेस कर रहा है ना, कारोबार कर रहा है, तो मैक्सिमम जिन इदारों से उसको वास्ता पड़ सकता है ना, वो यही 6 से 7 इदारे हैं। और 95 to 99% तक काम वहीं से हो जाता है। सिर्फ इन काम करने तो आपको काम पूरा कोर्स में, बावजूद इसके आपको तकरीबन 15 से 20 इदारों का काम सिखाया जाएगा, ताकि आपके पास किसी भी तरह का कोई भी क्लाइंट आए तो वो आपसे खाली हाथ नहीं जाएगा। आप उसके सारे के सारे काम करके देंगे और आप उसके लिए एक सिंगल विंडो बन जाओगे। यानी कि किसी बंदे का कोई भी काम होगा, उस आपके ऑफिस के अलावा किसी और ऑफिस में फिर जाना नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि इनकम टैक्स के लिए आपके पास आया है, पीएसडब्ल्यू के लिए फिर बेचारा कहीं और जा रहा है, सेल टैक्स के लिए फिर बेचारा कहीं और जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। जो बंदा आपके पास आ गया, अगर आपने सारी चीजें सीखी हो इंशाल्लाह, तो फिर वो बंदा, क्लाइंट कभी भी आपके पास से जाएगा नहीं। और अगर आप एक दो चीजें रख के बैठे होंगे,
सादा सी मिसाल है, आप अपने मोहल्ले के अंदर दो दुकानें हैं, उनका हिसाब लगा लें। एक दुकान वाला होगा, उसके पास बहुत कम सामान पड़ा है, और साथ में एक और बड़ा स्टोर वाला बैठा होगा, उसने दुनिया जहान की चीजें रखी होंगी। तो बेशक जो छोटी दुकान वाला है, अगर उसके पास से चीनी मिल भी जाए, ठीक है, चीनी शुगर अगर उसके पास से मिल भी जाती है, तो लोग क्या करेंगे, वो लोग फिर ये नहीं करेंगे कि चीनी इससे ले ले और ब्रेड ले ले, हम फिर स्टोर से अगले से जाएं। तो पहले ये जो यहाँ से चीनी ली है, इसका वजन उठा के फिर उस स्टोर तक जाए, फिर वहां से ब्रेड लेके वापस आ जाए। लोग फिर क्या करते हैं, वो प्रेफर करते हैं कि जिस स्टोर से ब्रेड ले रही है ना, फिर हम चीनी भी वहीं से ले लेंगे। सो इस चीज को भी आपने सोचना है। ठीक है, आपको आगे डिजिटल मार्केटिंग में क्लाइंट हंटिंग और ये सारी चीजें भी गाइड की जाएंगी कि आप लोगों ने इस तरीके से लोगों को टैकल करना है। क्लाइंट आपके पास डेली आया करेंगे, बहुत सारे आ जाएंगे डिजिटल मार्केटिंग के जरिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे होंगे कि सिर्फ आपसे एक दफा बात करेंगे, सवाल जो आप पूछेंगे कि अच्छा ये काम ऐसे होता है, चले जाएंगे, दोबारा आपको नजर ही नहीं आएंगे वो। आपको नहीं पता चलेगा कि क्यों ऐसा हुआ है, कि क्यों वो बंदा आया और चला गया, उसने मुझसे काम क्यों नहीं करवाया। लेकिन उसके पीछे जो रीजंस होंगे, वो भी इंशाल्लाह आपको डिजिटल मार्केटिंग के मॉड्यूल में सारे गाइड किए जाएंगे, और आपको सेल्स करना भी अच्छे से अच्छे सिखाया जाएगा, किस तरीके से आपने क्लाइंट को मेच्योर करना है। तो खैर चलते हैं जी अब आगे प्रॉपर कोर्स की तरफ। कोर्स में जी हमारा जो सबसे पहला सवाल है वो है व्हाट इज टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स क्या है, सेल्स टैक्स क्या है, ये बात की सवाल है। पहला सवाल है हमारा कि टैक्स क्या है। जी जी, वीकेंड क्लासेस से मुराद आपकी फ्राइडे सैटरडे संडे। ठीक है, वीकेंड सैटरडे संडे होता है, लेकिन हम लोग हमारी क्लासेस 3 दिन है, फ्राइडे सैटरडे संडे। अच्छा जी, व्हाट व्हाट इज टैक्स, सॉरी। किसी भी मुल्क के अंदर जी, या पाकिस्तान है, कोई और मुल्क है, कोई मोस्टली डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर ये चीज होती है। तो स्टेट के ना कुछ अपनी एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है, स्टेट से मुराद मुल्क या हुकूमत कह लें आप। तो उसकी कुछ ना कुछ अपनी एक्टिविटीज होती हैं जो कि इंडिविजुअली परफॉर्म नहीं की जा सकती, एग्रीगेटिवली जो है ना वो परफॉर्म करना पड़ती है। स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे वो सारे काम किए जाते हैं। बहुत आम सी मिसालें हैं इसकी। जैसे सबसे पहले मिसाल होती है आपका कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी पूरी कंट्री का, सड़कें, नहरें, बिजली का निजाम, ये सारा कुछ ये इंडिविजुअली नहीं हर बंदा कर सकता। ठीक है, हर बंदा अपने लिए सड़कें नहीं बना सकता पूरे मुल्क में, अपने लिए सारे जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बिठा सकता। हर बंदा जो है वो दिफा का पूरा महकमा डिफेंस का नहीं बना सकता, इंटरनेशनली अपने आप को सिक्योर नहीं कर सकता हर बंदा इंडिविजुअली। तो इस तरह के बेतहाशा इदारे आपको नजर आएंगे जो कि स्टेट लेवल पे काम कर रहे होते हैं। तो स्टेट लेवल पे ये जो इदारे काम कर रहे होते हैं ना जी, इन इदारों को काम करने के लिए या स्टेट को इन इदारों को चलाने के लिए फंड्स की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है। जिस तरह आपने अगर अपना कोई कारोबार चलाना है तो आपको पैसों की जरूरत है, आपने अपने घर के काम करने हैं तब भी आपको पैसों की जरूरत है। फिर आप क्या करोगे, आप कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम ढूंढोगे। वो सोर्स ऑफ इनकम आपका सैलरी हो सकती है, कोई बिजनेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसी तरीके से स्टेट भी अपना फिर एक सोर्स ऑफ इनकम ढूंढती है। ठीक है, हम लोग अक्सर कहते हैं ना जी, हुकूमत का खजाना, हुकूमत के खजाने में ये चीज है, हुकूमत के खजाने में इतने पैसे पड़े हैं, इतने रिजर्व्स पड़े हैं। ये खजाना आ कहाँ से रहा है? खजाने के जो मेन सोर्सेज होते हैं ना, वो दो ही होते हैं। ठीक है, तीसरा सोर्स नहीं होता। तीसरा लोन होता है। ठीक है, कर्ज होता है। या तो वो पाकिस्तान से ही डोमेस्टिक लोन्स ले लेती है कोई भी गवर्नमेंट, या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती है, वहां से लोन मिल जाता है। लेकिन वो इनकम नहीं, उसको आप ट्रीट कर सकते, वो एक लायबिलिटी होती है, वो तो पैसे वापस करने होते हैं। तो जो इनकम होती है ना, वो सिर्फ दो तरह की होती है। नंबर एक पे क्या है कि हुकूमत, जिस कंट्री की भी हुकूमत है, उस कंट्री के कोई अपने जखायर मौजूद हो। ठीक है, कोई मादनियात के जखायर हो, कुछ सोना चांदी निकलता हो, कोई लोहा निकलता हो, तांबा निकलता हो। सबसे बड़ी मिसाल मौजूद है आपके पास, जितना भी आपका मिडिल ईस्ट है या आपकी जो अरब कंट्रीज हैं, इनमें से तेल निकलता है। ठीक है, क्रूड ऑयल निकलता है। अब क्या है, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि जी दुबई में टैक्स नहीं है, सऊदी अरब में टैक्स नहीं है, या अगर है तो बहुत ही नॉमिनल सा टैक्स है। ठीक, क्यों नहीं है टैक्स वहां पे? क्योंकि उनका जो फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम है ना, वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि उन्हें सेकंड सोर्स ऑफ इनकम पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। ठीक है, सोर्स ऑफ इनकम मैंने आपको बताया मेजरली दो ही है। ठीक है, एक आपका आपके अपने मुल्क के अंदर जो जखायर मौजूद होते हैं, उन्हें यूज किया जाता है। सेकंड सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है? टैक्सेशन। ठीक है, अगर आपका फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम इतना स्ट्रांग नहीं है, लाइक पाकिस्तान में जखायर तो बहुत ज्यादा है,
लेकिन उनको एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा रहा। हमारे पास वो मशीनरी नहीं है, वो काबिलियत नहीं है, या शायद कोई और हर्डल है जिसकी वजह से वो काम हो नहीं पा रहा, और इसलिए फिर मजबूरन हमें टैक्सेशन पे जाना पड़ता है। तो फिर टैक्सेशन क्या है जी? टैक्सेशन में अच्छा, कुछ इदारों में एक तीसरा सोर्स ऑफ इनकम होता है। मैं वैसे ही बताता चलूं ताकि आप लोगों के माइंड में अगर आ रहा हो कि सिर्फ शायद दो ही सोर्स ऑफ इनकम होते, नहीं, कई सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं। तीसरा सोर्स ऑफ इनकम बहुत सारी कंट्रीज में जो है उनकी रेवेन्यू कलेक्शन का जो मेजर इनकम का पार्ट बनता है वो टूरिज्म है। ठीक है, वहां पे ऐसी ऐसी मॉन्यूमेंट्स मौजूद होती हैं, ऐसी ऐसी जो है वो आप कह सकते हैं कि जगह मौजूद होती है, ऐसे ऐसे चीजें, अजायब चीजें मौजूद होती हैं कि लोग वहां जाते हैं, ट्रैवल करते हैं। तो उस कंट्री का जो मेजर पार्ट ऑफ रेवेन्यू होता है वो टूरिज्म से होता है। तो इस तरह के और भी हो सकते हैं ऑप्शंस, लेकिन हम लोग इस टाइम बात करें टैक्सेशन की। टैक्सेशन में की जरूरत पहले तो तब भी पड़ती है जब बाकी सारे सोर्स ऑफ इनकम जो है वो इतने स्ट्रांग ना हो या इतने हेल्दी ना हो। ठीक है, तो फिर हुकूमत मूव करती है टैक्सेशन की तरफ, कि हम लोग अपने ही मुल्क में रहने वाले लोगों से ये कहें कि आप लोग जो पैसा कमाते हो उसका कुछ ना कुछ हिस्सा जो है ना आप हमें दे दिया करो, ताकि मुल्क के काम चलते रहे। उसके पीछे रीजन क्या देते हैं? उसके पीछे रीजन यही देते हैं कि जी जो मुल्क में रहने वाले लोग हैं वो भी तो ये सारी चीजों से फायदा उठा रहे हैं, वो भी तो सड़कों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो डिफेंस डिफेंस का महकमा है वो इन सबको भी तो प्रोटेक्ट कर रहा है, वो भी तो नहरें इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी तो हवा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन सब चीजों का पे तो करना पड़ेगा। तो इसलिए फिर हुकूमत क्या करती है, वो लोगों से पैसा कलेक्ट करती है और उस पैसे को अपने खजाने में ले जाती है और फिर उससे पूरे मुल्क के काम होते हैं। तो ये जो पैसा लोगों से कलेक्ट किया जाता है ना, इस पोर्शन का नाम टैक्स है। ठीक है, तो आई होप कि जिसको टैक्स की डेफिनेशन जरा क्लियर नहीं थी तो वो बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। अच्छा जी, इससे अगली चीज फिर क्या आएगी? इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स। जैसा कि मैंने आपको टैक्स की डेफिनेशन में बताया था कि हुकूमत क्या कहेगी लोगों से कि जो पैसा आप लोग कमा रहे हो ना, जो आपकी इनकम है उसका कुछ पोर्शन हमें दे दो। तो हम लोग उसको क्या ट्रीट करेंगे? इनकम टैक्स, यानी कि इनकम, आमदन के ऊपर लगने वाला टैक्स। और कुछ लोगों को एफबीआर ये भी कहता है कि आप लोग जब चीजें बेचते हो ना, जो आपकी सेल्स होती है, तो उस सेल्स का कुछ पोर्शन हमें दे दिया करो, उसके ऊपर कोई टैक्स लग जाएगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? सेल्स टैक्स। अभी मैं सेल्स टैक्स के बारे में इन डिटेल नहीं जाऊंगा बिकॉज वो हमारा अगला मॉड्यूल है। इस वक्त हम बात करेंगे इनकम टैक्स के बारे में, लेकिन इतना बता दिए कि इनकम टैक्स इज बेस्ड ऑन योर इनकम, और सेल्स टैक्स जो होता है वो आपकी सेल्स का रेलेवेंट पोर्शन होता है। अच्छा जी, इनकम टैक्स अगर हुकूमत ने हमसे लिया है तो फिर हुकूमत को क्या करना पड़ेगा? जिस तरह आप लोग दूसरे इदारों को देखते हो, आपके पास हेल्थ डिपार्टमेंट है हुकूमत का, आपके पास जिस तरह कंस्ट्रक्शन के डिपार्टमेंट्स मौजूद होते हैं, तरक्याती कामों के डिपार्टमेंट्स हैं, एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, लॉ एंड ऑर्डर का डिपार्टमेंट होता है, जस्टिस का डिपार्टमेंट होता है। तो ये सारे मुख्तलिफ इदारे हैं ना, ये क्यों बनाए गए हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स? इसलिए बनाए गए हैं ताकि ये लोग इंडिविजुअली अपनी अपनी डोमेन को देख सकें और उसके कामों को ज्यादा से ज्यादा बेहतर कर सकें। तो इसी तरीके से जो टैक्स का, टैक्स लेना, टैक्स कलेक्ट करना, हुकूमत लेके जाना, उसके लिए भी फिर हुकूमत ने उस चीज को खुला नहीं छोड़ा, बल्कि उसके लिए भी एक अदारा बना दिया। उस इदारे का नाम रख दिया गया जी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एफबीआर। फेडरल से मुराद आपको पता है वफाकी इदारे जो होते हैं उन्हें हम लोग फेडरल कहते हैं। फेडरल से मुराद है वफाक। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी कि एक ऐसा इदारा जो आपका रेवेन्यू कलेक्ट करता है। ठीक है, रेवेन्यू को कलेक्ट करना फिर आगे लेके जाना। जो आपका एफसीएफ होता है, बेसिकली फेडरल कंसोलिडेटेड फंड होता है, जिसको हम लोग आम अल्फाज में खजाना कहते हैं हुकूमत का। ये पैसा आपका वहां पे जा रहा होता है एफसीएफ में और पीसीएफ में, प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड में और फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में। तो उसको कलेक्ट कौन कर रहा होता है? एफबीआर। तो हुकूमत ने एक इदारा बना दिया फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, और उसकी जिम्मेदारी लगा दी कि भाई पूरे मुल्क से जो है ना, बिला तफरीक आपने पूरे मुल्क से टैक्स कलेक्ट करना है। ठीक है, बिला तफरीक क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये फेडरल है, वफाकी लेवल पे जाके हर बंदे से इसने टैक्स लेना है। अब अगली चीज क्या है जी? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। एफबीआर ने टैक्स तो लेना है,
या अगर हम टैक्स पेयर्स हैं, हमने टैक्स पे तो करना है, लेकिन कोई ना कोई कानून, कोई जाब्ता, कोई तरीकाकार, कोई टैक्स के रेट्स, कोई टैक्स की शरह, टैक्स ना देने पर कोई सजाएं, टैक्स देने पर कोई फायदे, ये चीजें कहीं ना कहीं लिखनी चाहिए ना। कानून के बगैर या किसी मैनुअल के बगैर, किसी तरीकेकार के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। सो फिर क्या हुआ कि एफबीआर को हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस दिया, एक कानून दिया, एक समझे कानून की किताब पकड़ा दी एफबीआर को भी और हमें भी, टैक्स पेयर्स को भी, कि भाई टैक्स पेयर्स आपने इस किताब को पढ़ना है और इसके मुताबिक आपका जो टैक्स बने वो आपने देना है। और एफबीआर को कहा कि भाई जितना टैक्स बन रहा है इस किताब के मुताबिक इतना आपने लोगों से कलेक्ट करना है। इसके अलावा इससे रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन इसी किताब में मौजूद है। ठीक है, तो ये जो जादुई किताब है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारा कुछ इसी के ऊपर बेस करेगा, एफबीआर का भी, आईआरएस का भी, टैक्स पेयर का भी, पाकिस्तान का भी, खजाने का भी, सब कुछ इसी पे करेगा। तो ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है। किताब कहाँ से आपको मिलेगी, डाउनलोड कैसे करनी है, वो सारा कुछ आपको बताता हूँ। अभी किताब दिखा देता हूँ आपको, जस्ट आई थिंक यहाँ पे ओपन होगी। ये है जी आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। अभी आपसे पहले 6 बजे क्लास हो रही थी, तो उन्हें हम लोग जो है वो आज पढ़े थे सेक्शन 147। एडवांस टैक्स का सेक्शन होता है, एडवांस टैक्स पेड बाय द टैक्स पेयर। जिन लोगों को पता है उनको बता रहा हूँ। अच्छा जी, ये है आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, ठीक है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, तो अमेंडेड अप टू 30 जून 2024। ये आपको कहाँ से मिलेगा, ये आपको वेफिया की वेबसाइट से मिलेगा। बाकी ये जो मेरे पास पड़ा है पीडीएफ, ये मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। तो अगर आप लोग डाउनलोड कर सकें तो डाउनलोड कर लीजिएगा, ना कर सकें तो फिर मैंने तो शेयर करना ही करना है। तो बाकी ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, हमने भी सारा कुछ यहीं से पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने पढ़ना कैसे है, ये नहीं कि मैंने आपको ये पूरी पूरी किताबें पढ़ानी है। डेमो क्लास में मैं बता चुका हूँ कि हमारा पढ़ने का क्या तरीकाकार होगा। हम लोग पोर्टल्स को यूज करते हुए ऑर्डिनेंस की सिर्फ रेलेवेंट प्रोविजन को पढ़ा करेंगे, रेलेवेंट कानून को पढ़ा करेंगे, जिसकी पोर्टल पे जरूरत पड़ा करेगी। पूरी पूरी किताबें हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि पूरी किताबें तो बहुत बड़ी बड़ी किताबें हैं ना। तो हमारा कोर्स क्योंकि है ही 90% तक तो प्रैक्टिकल होता है, 10% भी हमें इसलिए पढ़ना पड़ता है कि हमारे लिए फायदा है इसमें पढ़ने में। ठीक है, ये नहीं कि मुझे कोई फायदा होगा, नहीं, आप लोगों का फायदा है। आप लोग थ्योरी पढ़ोगे तो फिर ही आप लोगों को लॉजिकली पता चलेगा कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा जी, फिर आगे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की ही डिटेल है। ये आईटीओ का मतलब होगा जी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, ठीक है। आईटीओ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, 2001 में ये कानून आया था, इसलिए इसको 2001 कहा जाता है। सदर परवेज मुशर्रफ ने जो है ये ऑर्डिनेंस पास किया था, तो इसलिए जो है वो तब से ये ऑर्डिनेंस 2001 ही कहलाता है। अच्छा, आगे जो है ना इसकी थोड़ी सी डिवीजन कर दी गई है कि इनकम टैक्स मॉड्यूल के, सॉरी, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के टोटल 13 चैप्टर्स हैं, ठीक है। 13 चैप्टर्स कैसे हैं जी, जिस तरह नॉर्मली कोई भी किताब होती है ना, आप लोगों ने साइंसेस की बुक्स पढ़ी हैं, आप लोगों ने डिफरेंट और जब कोर्स की किताबें वगैरह आप लोग पढ़ते रहते हैं, स्कूल में पढ़ी होगी, कॉलेज में पढ़ी, हर किताब में चैप्टर्स होते हैं, लेसन्स होते हैं, यूनिट्स होते हैं। यानी कि किताब की ना उन्होंने डिविजन्स लाजमी बनाई होती है। तो अगर आप लोग थोड़ा सा याद करके देखो, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक साइंस की किसी भी बुक का मिसाल दूं, कोई अगर मैट्रिक की भी किसी की साइंस की बुक होगी, या 8th क्लास की होगी, 7th क्लास की होगी, तो उसमें साइंस के चैप्टर्स किस तरीके से बने होंगे। किसी में जी प्लांट्स के बारे में होगा, कोई एनिमल्स के बारे में होगा, कोई एटमॉस्फेयर के बारे में होगा, कोई एयर के बारे में होगा, कोई वाटर के बारे में होगा, इस टाइप की चीजें ही होंगी ना डेफिनेटली उसके अंदर। कोई आग के बारे में होगा, कोई केमिकल्स के बारे में होगा। लेकिन क्या चीज उनमें आपको नजर आ रही है, फौरन क्लिक कर लिए माइंड में, कि हर चैप्टर बता रहा है कि मैं फलां चीज के बारे में हूँ। ये नहीं कह रहा हर चैप्टर के मैं हर चीज के बारे में हूँ, वो कह रहा है मैं फलां चीज के बारे में हूँ। सेम इज द केस विद दीज चैप्टर्स, कि हर चैप्टर बताएगा आपको कि मेरे पास फलां फलां चीजें हैं। ठीक है, इसलिए ये चैप्टर्स बना दिए गए हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के, 13 चैप्टर्स, कि अगर आपको कुछ स्पेसिफिक चीज लर्न करनी हो या कुछ स्पेसिफिक चीज ढूंढनी हो, तो आप लोग रेलेवेंट चैप्टर में जा सको। तो इसके टोटल 13 चैप्टर्स हैं, ठीक है। अब क्या मैंने आपको चैप्टर वाइज पढ़ाना है, नहीं, मैंने आपको चैप्टर वाइज नहीं पढ़ाना। मैंने आपको पढ़ाना है पोर्टल से। ठीक है, ये है आईरस का पोर्टल, एफबीआर का, जिससे हमने सारे काम करने हैं। ठीक है, ये आईरस का पोर्टल है एफबीआर का। हमने सारे काम करने हैं इस पोर्टल से। अगर मैं ये पोर्टल आपके सामने भी आपको ओपन करके दिखाऊं,
किसी का भी ओपन कर लेते हैं। ये सारे क्लाइंट्स की लॉगिन आईडीज होती हैं जी, और ये सारी लॉगिन आईडीज जो है ना, ये आप लोगों को दे दी जाएगी, ठीक है। आप लोगों के पास आज तक का टाइम होगा, ठीक है, कल सुबह तक आप लोगों के जो भी एडमिशन्स वगैरह हैं वो अपने काइंडली कंप्लीट करें। एडमिशन्स के फौरन बाद कल की क्लास से पहले पहले इंशाल्लाह आप सब लोगों को आपकी लॉगिन आईडीज आपके पोर्टल की, ठीक है। पोर्टल कौन सा आपका, जो आपका एलएमएस पोर्टल होगा, जहाँ पे आपका तमाम स्टडी मटेरियल, लर्निंग मटेरियल होगा आपका, आपके रिकॉर्डिंग लेक्चर्स वगैरह होंगे। तो मैं साथ ही साथ आपको पोर्टल भी दिखाई देता हूँ। ये रहा आपका एलएमएस, ठीक है। तो साथ ही साथ आपके पास जो है आपका एलएमएस जो है, ये आपका बैच भी यहाँ पे बना दिया गया है, ठीक है। और इसमें आपकी जो भी डिटेल्स वगैरह हैं वो सारी की सारी ऐड कर दी जाएंगी। तमाम आपके लेसन्स, आज का लेसन इसमें आ जाएगा, ठीक है। और फिर तमाम लोगों को इसमें ऐड कर दिया जाएगा जैसे जैसे आप लोग अपनी वो ईमेल आईडीज और सारा कुछ फराहम करते जाओगे। उसके बाद आपने लेक्चर्स वगैरह जो है वो अपने सारे फिर यहाँ अपने रेलिवेंट बैच से लेने, ये सारे बैचेज यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ये आप जो अभी स्टडी कर रहे हैं, ये कोई लगभग 18th बैच है, ठीक है, 18वां बैच है ये हमारा। तो आप लोगों का जो बैच है ना, वो अभी ये फरवरी बैच जो मैंने पहले ओपन किया था सबसे टॉप पे आ रहा है। तो आप लोगों का ये फरवरी बैच होगा। आईडीज वगैरह आपकी बन जाएंगी। एक तो आपने अपना जो है पोर्टल आईडी, ये वाली itc.pk की, ठीक है, ये बनवा लेनी है कोऑर्डिनेटर से, ताकि आपके लेक्चर्स होते रहे यहाँ पे सारे, आपके पास मटेरियल मौजूद रहो। सेकेंडली आपने कौन सी आईडी ले लेनी है, आपने ये क्लाइंट्स की आईडीज लेनी है हमसे, ठीक है। हम अपने हर स्टूडेंट को जो है ना एक क्लाइंट की आईडी देते हैं, ठीक है। आप ऑनवर्ड इंशाल्लाह उस क्लाइंट के साथ आप अटैच भी रहेंगे, उसका काम आप ही करेंगे, ये हमारी तरफ से एक गिफ्ट होगा आपके लिए, ठीक है। तो क्लाइंट का इस टाइम जो काम आया हुआ होगा, जो भी उसके नोटिस वगैरह होंगे वो सारे कुछ आपने देखने, उसकी रिटर्न फाइलिंग हो, उसकी लिटिगेशन हो, उसके नोटिस हो, उसकी कोई और चीज हो, ये सारा कुछ आपने देखना है, ठीक है। ऑनवर्ड जो क्लाइंट आपको दे दिया जाएगा ना, उसको आपने देखना है। तो हर स्टूडेंट को एक एक यूजर आईडी और उसका पासवर्ड दे दिया जाएगा, ठीक है, कल आप लोगों के एडमिशन्स के बाद। उसके बाद आपने जितनी भी प्रैक्टिस करनी है वो आपने इन लाइव पोर्टल्स में किया करनी है, ठीक है। और हमारा कोई रेप्लिका सॉफ्टवेयर नहीं होता कि हम लोगों ने एफबीआर की नकल पे बनाया हो, जो अंदर से तो कुछ भी ना हो, जिस उसका सिर्फ इंटरफेस हो, ऐसा नहीं होता। हम लोग लाइव क्लाइंट्स पे लाइव प्रॉब्लम्स में आपको छोड़ते हैं, ताकि आप लोग लाइव प्रैक्टिस हो सके। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने ऐसे रैंडमली एक आपके सामने ओपन किया है ना अकाउंट, तो अब यहाँ पे देखें ना, तो ये एक नोटिस आया हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 182 नोटिस टू इम्पोज पेनल्टी अंडर सेक्शन 182 फॉर फेलियर टू फर्निश रिटर्न। कुछ लोगों को आप में से पता भी होगा ये क्या चीज है, जिनको नहीं पता उनको वैसे ही जस्ट दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से ना नोटिस आते हैं, ठीक है। अब ये एक नोटिस आया हुआ है, लेकिन शायद जिसकी अपनी रिटर्न है उसको तो पता भी ना हो कि मुझे ये नोटिस आया हुआ है, लेकिन जिन्होंने सीखना है उनके लिए ये बहुत ही एक फायदेमंद चीज है। आपको फौरी एक आइडिया हो जाएगा, अच्छा नोटिस आता कैसे है, नोटिस को अगर हम व्यू करें तो उसके अंदर क्या क्या चीजें लिखी हो सकती हैं, क्या क्या सजाएं मिल सकती हैं। अच्छा फिर इस नोटिस का हल कैसे करना है हमने, ठीक है, नोटिस का रिप्लाई कैसे करना है, ये सारी चीजें जब आपके पास पोर्टल्स आ जाएंगे तो आप प्रैक्टिस करते हैं। किसी को कोई नोटिस आया होगा, किसी को कोई नोटिस आया होगा, तो ये सारी चीजों की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी में आपने रिटर्न्स वगैरह फाइल करनी है, यहाँ से रिटर्न होती है फाइल, यहाँ पे आप अपना टैक्स पीरियड मेंशन करते हैं और आपकी रिटर्न्स वगैरह बनना शुरू हो जाती है। तो इसमें आप लोगों ने खुल के प्रैक्टिस करनी है। तो अच्छा, ये मैं वैसे आपको बता रहा था कि ये पोर्टल है एफबीआर का, ठीक है, आईरिस। तो हम लोगों ने जो है ना यहाँ आईरिस पोर्टल से पढ़ना होता है। लाइक पोर्टल ओपन किया मैंने, जब आपको स्टार्ट करवाना है तो मैंने यहाँ से स्टार्ट करवाना है रजिस्ट्रेशन से, ठीक है। रजिस्ट्रेशन से लेके हम लोग यहाँ MIS तक जाएंगे, और फिर नीचे ये जितने भी ऑप्शन है, ये सारे ऑप्शन के अंदर डीप डाउन एक एक ऑप्शन, एक एक एप्लीकेशन, एक एक नोटिस को हम लोग डील करेंगे। लेकिन क्या करूंगा मैं कि जैसे ही हमको चीज स्टडी करने लगेंगे ना, तो उस चीज के साथ जो रेलेवेंट सेक्शन लगा हुआ होगा, मैं पहले वो सेक्शन को लेके जाऊंगा आपको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पे ऐसे, और पहले यहाँ से आपको वो वाला सेक्शन, रेलेवेंट सेक्शन पढ़ाऊंगा। फिर सेक्शन पढ़ा के लॉजिकली आपको वो चीज समझाऊंगा कि भाई हुकूमत यहाँ पे ये कह रही है, या ऑर्डिनेंस यहाँ पे ये कह रहा है। फिर आपको लाऊंगा वापस आईरेस पे, और फिर आपसे वो काम करवाऊंगा कि अब हमने प्रैक्टिकली इसको ऐसे करना है। फिर आपको एक दफा वो कर लेंगे ना, आपको कभी क्लास रिवाइज नहीं करनी पड़ेगी, माइंड में बैठ जाएगा आपके कि अच्छा फलां सेक्शन हमने पढ़ा था और उसको हमने इस तरीके से परफॉर्म किया था, और फिर ये रिकॉर्डिंग भी आपके पास रहेगी हमेशा। तो इंशाल्लाह आप लोगों को इशू नहीं होगा कोई भी कभी किसी भी क्लाइंट के सामने। और इसके साथ साथ आपको बताता चलूं कि हमारी CA फर्म आपको 1 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट असिस्ट करेगी।
आपका कभी भी कहीं भी कोई भी क्लाइंट आता है, वो चीजें भी अगर वो आपसे आके पूछ लेता है जो आपने हमारे पास ना पढ़ी हो, मिसाल के तौर पे कोई भी, जैसे एक फॉर एग्जांपल इदारा है, पेपरा है, ये जो जनरल ऑर्डर सप्लायर्स को डील कर रहा है और जो गवर्नमेंट की टेंडरिंग वगैरह को देखता है। अब पेपरा हमारे कोर्स में तो नहीं शामिल, लेकिन अगर पेपरा का भी कोई क्लाइंट आपके पास आ जाएगा ना, और आप हमारे पास आके कहेंगे कि सर वो एक बंदा है वो पेपरा का काम करवाना चाह रहा है, तो उसको मैं क्या करूं, मना कर दूं? तो हम कहेंगे कि नहीं, उसको भी आप मना ना करें, हम आपको असिस्ट करते हैं। अगर हमें वो काम आता है तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट असिस्ट करेंगे, काम आप करेंगे, फीस आप लेंगे, क्लाइंट आपका बनेगा, हम लोग सिर्फ हेल्प करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग चलेंगे जी। अच्छा जी, तो बात कर रहे थे हम लोग इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के बारे में। तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर जो है ना 13 चैप्टर्स हैं, हमने चैप्टर वाइज नहीं पढ़ना, हमने आईआरएस के हिसाब से पढ़ना है। 14 इसके अंदर जी स्केड्यूल्स हैं, ठीक है। स्केड्यूल्स क्या होते हैं जी, जिसके अंदर थोड़ी सी ना क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन होती है। टैक्स के रेट्स दिए गए होते हैं, टैक्स ना देने पर क्या आपको पनिशमेंट्स वगैरह मिल सकती हैं, उनकी इंफॉर्मेशन होगी। इसके अलावा जो है कितने टाइम में आपने कौन सी चीज करनी है, इस टाइप की चीजें जितनी भी होती है ना, ये आपकी स्केड्यूल्स में होती है, ठीक है। तो स्केड्यूल्स 14 है इसके अंदर। इसी के अंदर वो आप सुनते हैं ना कि 6 लाख से ऊपर जाएंगे तो इतना टैक्स देना है, 8 लाख से ऊपर जाएंगे इतना टैक्स देंगे, ये सारा कुछ स्केड्यूल्स में लिखा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जी, 242 सेक्शन। हमने जब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को पढ़ना है ना, तो हमने हमेशा सेक्शन वाइज पढ़ना है। टोटल 242 सेक्शंस है, और इंशाल्लाह ये 242 के 242 सेक्शंस आप लोगों के फिंगर टिप्स पे होंगे। एक चीज स्टार्टिंग में ही सुन लें, कभी भी आपने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को जुबानी याद नहीं करना, ना ही ये समझना है कि मैंने ये किताब याद करनी है। नहीं, आप लोगों ने इस किताब को एज अ हेल्पिंग बुक अपने पास रखना है, अपने टेबल पे। आपके पास क्लाइंट है, आपके पास आके अपना इशू बताता है, आपने ये नहीं कहना, ये अज्यूम नहीं करना कि मैं जुबानी उसको जवाब दूं। नहीं, ऐसा है ही नहीं, कोई भी बंदा ऐसा नहीं करता। ठीक है, अगर आप लोगों के माइंड में ये कंफ्यूजन है या ये खाम ख्याली है, तो इसको दूर करें कि आप लोगों ने चीजें जुबानी सीखनी होती है, जुबानी याद करनी है। वक्त के साथ साथ आपको हो जाए वो अच्छी बात है, लेकिन आप अपने क्लाइंट को डील करने के लिए, क्लाइंट को गाइड करने के लिए, हमेशा आप जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होंगे या जो लीगल हेल्पिंग बुक है उसका आपने सहारा जरूर लेना है। ठीक है, अब इसके अंदर होते हैं जी 242 सेक्शंस। तो ये 242 सेक्शंस क्यों है जी? 13 चैप्टर्स को ना उन्होंने 242 सेक्शंस में डिवाइड कर दिए। स्केड्यूल इसका हिस्सा नहीं है, ठीक है। ये जो ऊपर आपके 13 चैप्टर है ना, 13 चैप्टर्स के बाद स्केड्यूल शुरू होते हैं। तो इन 13 चैप्टर्स को इन्होंने 242 सेक्शंस में डिवाइड कर दिए। क्यों किया है? इसलिए कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक कानून ढूंढना पड़े, तो आपको ऐसा ना ढूंढना पड़े कि चैप्टर नंबर फला, उसका पेज नंबर फला, और फिर उसके ऊपर सेक्शन नंबर इतना। अगर हर चैप्टर के अलग अलग सेक्शंस होते हैं ना, यानी पहले चैप्टर के 4 सेक्शन, अगले चैप्टर के 8 सेक्शन, फिर अगले चैप्टर के 3 सेक्शन, तो आपके लिए मुश्किल हो जाता चीजों का रेफरेंस देना, चीजों को याद रखना। इन्होंने क्या किया, इन्होंने चैप्टर्स की तफरीक को देखे बगैर सीधा सीधा सेक्शन 1 से लेके 242 तक एक ही ऑर्डर चला दिए। चैप्टर्स इसके अंदर खुद ही चेंज होते जाते हैं। तो इससे जो है वो बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी कि आपने किस तरीके से इसको याद रखना है, बजाय ये कहने के जी चैप्टर 5 के अंदर फला पेज पे सेक्शन 12 है सैलरी, और उसके अंदर फला चीज ऐसे है। नहीं, ये नहीं कहना पड़ेगा। आप सिर्फ इतना कहेंगे ना जी सेक्शन 12 के अंदर सब सेक्शन फला, तो फौरन लोगों को आइडिया हो जाए कि भाई सैलरी की बात हो रही है। सेक्शन 18 का नाम लेंगे, बिजनेस की बात हो रही है। 37 का नाम लेंगे, कैपिटल गेन की बात हो रही है। 39 का नाम लेंगे, अदर सोर्स। कोई भी सेक्शन 155 की बात करेंगे, रेंट ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स की विद होल्डिंग की बात हो रही है। ठीक है, सेक्शन 205 की बात करेंगे, फौरी आइडिया हो जाएगा, अच्छा अच्छा सर चार्ज की बात हो रही है। 182 की बात करेंगे, अच्छा पेनल्टी की बात हो रही है। 114 की बात करेंगे, अच्छा रिटर्न की बात हो, फौरन आपको क्लाइंट को भी आइडिया हो जाएगा, आपको भी आइडिया हो जाएगा। तो अच्छा, अब इसके अंदर ना 242 सेक्शन के ना आगे हर सेक्शन के सब सेक्शन होते हैं। यानी अगर किसी सेक्शन को इन डिटेल में बताना है एफबीआर ने, फिर उन्होंने उसके आगे सब सेक्शन बना दिए ताकि ज्यादा डिटेल से बताया जा सके। इस इसको आपने किस तरीके से समझना है? खैर अगले पेज पे जाके मैं आपको ज्यादा बेहतर बताता हूँ कि हायरार्की क्या है। ये हायरार्की है थोड़ी सी ना। सबसे पहले सेक्शन होता है, सेक्शन के बाद सब सेक्शन होता है, सब सेक्शन के बाद क्लॉज होता है, क्लॉज के बाद सब क्लॉज होता है। ठीक है, मैं आपको दिखाता भी हूँ ये किस तरीके से बने होते हैं। ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आ गया ना, तो अगर आप इसके मेन पेज पे जाएंगे ना स्टार्टिंग में, तो ये सेक्शंस आ रहे हैं। ठीक है, ये अंदर चैप्टर्स आ रहे हैं। देखें चैप्टर 1 के अंदर 3 सेक्शंस हैं,
तो चैप्टर 2 जब शुरू हुआ तो यहाँ पे सेक्शन 1 दोबारा से नहीं आया, यहाँ पे सेक्शन 4 ही आया है। सेक्शंस वैसे ही चलते जा रहे हैं, चैप्टर अंदर से चेंज होते जा रहे हैं। चैप्टर 2 में 8 तक है, यानी कि 4 से 8 तक। फिर चैप्टर 3 में आगे 9 से शुरू हो रहे हैं। अच्छा, तो ये वाले 242 सेक्शन है टोटल। अगर आप ऐसे इसको देखोगे ना, तो यहाँ तक जाओगे आप तो, एक मिनट, ये देखिए यहाँ तक 242 सेक्शंस है और 13 चैप्टर, चैप्टर 13 ये लिखा हुआ, यहाँ तक पूरे हो जाते हैं। फिर उसके बाद आगे फर्स्ट स्केड्यूल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद 14 स्केड्यूल्स हैं। अब इन सेक्शंस को अंदर जो है ना, हमने देखा कि फॉर एग्जाम्पल हमने किसी एक सेक्शन का रेफरेंस देना है, यानी कि सैलरी के अंदर कोई एक स्पेसिफिक कानून है, तो अगर मैंने स्पेसिफिक लाइन का रेफरेंस देना है तो मैं कैसे दूंगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं जी सेक्शन सैलरी, सेक्शन ऑफ सैलरी पढ़ा कहाँ पे जी, ये पेज 47 पढ़ा है। लेकिन हमने पेज नंबर वगैरह को नहीं देखना, हमने क्या करना है, हमने कंट्रोल F तो बोलना है, डॉट लिख, और हमने चले जाना है जी सैलरी पे, ठीक है। ये आ गया सैलरी, ठीक है। अब जब आप इस जगह पे, तो इसके साथ ये जो 12 लिखा हुआ है ना, ये क्या है, ये और ये जो 2 वगैरह लिखे हैं ये क्या है, ये सब सेक्शंस है, ठीक है। उसके आगे फिर ये ए लिखा हुआ है। अब ये ए जो है ना, ये इस 1 के आगे नहीं है, ये ए इस 2 के आगे है, यानी कि ये 2 की आगे फिर सब डिवीजन है। इसे कहा जाता है क्लॉज, ठीक है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, सेक्शन, सब सेक्शन, फिर सब सेक्शन, फिर सब सेक्शन 2 का क्लॉज ए, ठीक है। फिर क्लॉज बी, क्लॉज सी, चलते चलते जाएंगे। अगर क्लॉज सी पे जब गए तो उन्हें पता चला नहीं इसकी भी मजीद डिटेल हो सकती है, तो फिर उन्होंने सब क्लॉज बना दिया, सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 2, रोमन वाली काउंटिंग में। तो इस तरीके से यार इनकी हिरारकी है, सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज। इसको अपने माइंड में याद कैसे रखना है, ऐसे याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे घर में मेरे, हम लोग 3 भाई हैं, तो अगर मुझे एक सेक्शन नंबर दे दिया जाए फॉर एग्जांपल, यानी कि नंबर, मेरा एक सेक्शन नंबर अगर हो, तो मुझे फॉर एग्जांपल मैं तीसरे नंबर पे आता हूँ, ठीक है। तो मेरा सेक्शन नंबर 3 हो गया। फिर उसके बाद आगे मेरी कुछ खूबियां खामियां होंगी, अगर उन सारी खूबियों खूबियों को लिखने पे आए, तो हो सकता है जी फॉर एग्जाम्पल उनमें से मेरी एक खूबी है कि मैं तालीम हासिल करता हूँ, ठीक है। सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 है कि मैं तालीम हासिल करता हूँ। उसके बाद अब उसकी थोड़ी सी मजीद डिटेल देनी थी, तो मजीद डिटेल हमने क्या दी थी कि मैं सीए का तालिब इल्म हूँ, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का मैं सीए कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ, सेक्शन 3 सब सेक्शन 1, उसका क्लॉज ए आ गया कि मैं सीए कर रहा हूँ। अब थोड़ी सी भी मजीद, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने देनी थी तफसील कि सीए के अब तक कितने पेपर पास हो चुके हैं, ये है ना तफसील, ठीक है। या तो अब फॉर एग्जाम्पल मेरे सीए के अब तक जो है वो 17 पेपर पास हो चुके हैं, ये एक तफसील है। तो क्या हुआ, सब सेक्शन 3, सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए, देन सब क्लॉज 1। फिर आगे दूसरी एक, अगर उन्होंने क्लॉज में जाना है तो क्या होगा क्लॉज, कि जी मैं अब स्टडी भी कर रहा हूँ, तो ये क्लॉज बी आ जाएगा, इस तरीके से। और अगर मैं जो जॉब कर रहा हूँ, उस जॉब में मैं वो जॉब कहाँ पे कर रहा हूँ, अगर उसकी मजीद तफसील देनी तो क्या होगा, सब क्लॉज आ जाएगा। ये बस इतना सा है। तो आई होप कि आप लोगों को आइडिया हो जाए। चीजें मैं आपको सारी मिसालें दे दे के समझाया करूंगा, फिर भी ना समझ आए, सवाल आप लोग पूछ सकते हैं। मैं एक दफा आपके सवाल देख भी लूँ, अगर आप लोगों के यहाँ तक कोई सवाल आ चुके होंगे तो। स्क्रीन स्टक हो गई है भाई, इंटरनेट का मसला असल में होता है आजकल हर जगह पे, तो इसलिए आप लोगों को जो है वो, जब भी आप लोगों की स्क्रीन वगैरह स्टक हो तो उसको साथ साथ देखते जाएं। आईरिस का लॉगिन आईडी भी प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि शायद 5 इयर्स, मैंने आपको दिखाया है आईरिस का लॉगिन आईडी ही तो आपको दी जाएगी हर क्लाइंट की, ठीक है। और 5 इयर्स तक वैलिड नहीं जी, हमेशा के लिए हमने वो क्लाइंट आपको दे देना है, उसके बाद आप जाने और वो क्लाइंट जाने, हमारी तरफ से गिफ्ट होगा वो। अच्छा जी, अब्दुल भाई कह रहे हैं कि सेक्शन सब सेक्शन क्लॉज, बिल्कुल मैं दोबारा बताता हूँ जी, जरूर ऐसा ही करें, जिसको ना समझ आए काइंडली तो लिख जरूर दें ताकि मैं दोबारा बता दूं जी। सॉफ्ट पीडीएफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की भी जी, कोऑर्डिनेटर से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं तो भेजूंगा भेजूंगा, मेरे से पहले आप भेज दें ग्रुप में। मैं दोबारा बताता हूँ जी सेक्शन सब सेक्शन के बारे में, ताकि चीजें जो है ना वो क्लियर हों, ऐसे सवाल रहना नहीं चाहिए किसी के भी। हम यहाँ पे मिसाल लेके करते हैं ना, ठीक है। हिरारकी है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की एक हिरारकी है जी, सेक्शन,
ठीक है, उसके बाद है सबसेक्शन, फिर है क्लॉज, फिर है सब क्लॉज। ठीक है, अब ये मेन हायरार्की है इक्वेस ऑर्डिनेंस की। इसमें एफबीआर क्या करता है, अगर उसने किसी एक चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है ना, तो सबसे पहले तो वो उसको एक रेलेवेंट नंबर प्रोवाइड कर देता है ना, अपनी किताब में लिखने के लिए। तो मैंने क्या मिसाल दी है, मैंने मिसाल दी है कि जो मेरा घर है ना, उसको आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस समझ लो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। ठीक है, तो ये जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है ना, इसको हम कर देते हैं येलो कलर का, और इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हम नंबर, नंबर नहीं देना चाहिए, खैर हमें ऐसे ही लेके चलते हैं। अच्छा, इसके ना मैं इज इक्वल टू करके ना, मैं इसके बराबर पे कुछ चीजें रखूंगा ताकि आपको उनका आइडिया होता रहे। अब इनके बराबर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ट्रीट कर लेता हूँ इसको मेरा घर। ठीक है, मैं जैसे मेरे लिए मेरा घर है ना, आप ऐसे ही समझ लें कि ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस भी वैसी ही चीज है। ठीक, अब इसमें जो है ना, सेक्शन मैं किसको कह रहा हूँ, मेरी फैमिली में मेरा कौन सा नंबर आता है, उसे आप सेक्शन नंबर समझ लें। ठीक है, तो अच्छा, इन सब के साथ ना सेक्शन नंबर, सेक्शन के साथ ना सेक्शन नंबर लिख देना बेहतर है, ताकि आपको को आइडिया हो जाए कि सेक्शन नहीं, सिर्फ सेक्शन नंबर। ठीक है, अच्छा, अब मेरे घर के अंदर जो मेरा नंबर है ना, कि मेरी जिसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी कहते हैं, यानी कि जो मेरी बारी आ रही है, मेरा नंबर आ रहा है, वो है फॉर एग्जांपल नंबर 3। ठीक है, अब ये मेरा घर में मेरा नंबर है, मेरे घर में मेरा नंबर, अब ये 3 है। ठीक है, अब ये एक सब सेक्शन, ये एक सेक्शन हो गया। अब उस सब सेक्शन में, उसके बाद जो सब सेक्शन नंबर, सब सेक्शन होगा ना, इसका जो नंबर होगा उसमें मेरे मुतालिक मजीद डिटेल होगी। ठीक है, तो अब ये जो सब सेक्शन 3 है ना, इसमें मेरे बारे में क्या होगा जी, मेरा नाम हो जाएगा नुमान। सब सेक्शन में क्या होगा कि जी नुमान एक स्टूडेंट है। अब ये मेरे मुतालिक डिटेल्स आ रही है ना, तो अब सब सेक्शन में सारी एक सब सेक्शन में ये होगा कि मैं स्टूडेंट हूँ। ठीक है, तो इसे मैं क्या रीड करूंगा, ये होगा सब सेक्शन 1। ठीक है, इसके बाद आगे जाके सब सेक्शन 2 आ जाएगा। मैं प्लेयर हूँ। ठीक है, गेम्स खेलता हूँ। सब सेक्शन 3 आ जाएगा। मैं जॉब भी करता हूँ, जॉबियन हूँ। ठीक है, अब इस तरीके से ये डिटेल्स आती जाएगी साथ साथ। अच्छा, अब जब क्लॉज में आएंगे, अब ये क्लॉज हर सब सेक्शन के आगे अलग अलग क्लॉजेस होंगे। ठीक है ना, ये तो आपको पता है ना। अब मैं फॉर एग्जांपल डील कर रहा हूँ खाली जो हमारा सब सेक्शन 1 स्टूडेंट है, तो उसका आगे क्लॉज आ रहा है, मुझे स्टूडेंट के बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन देनी है, तो क्या स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन होगी कि यहाँ पे लिखा जाएगा जी क्लॉज ए। मैं साथ में बल्कि मेंशन कर दूंगा कि ये सब सेक्शन 1 का क्लॉज ए है, ताकि आप लोगों को आइडिया रहे। ठीक है, इस तरीके से स्मॉल अल्फाबेट्स में लिखा होता है। तो अब सबसेक्शन 1 के क्लॉज ए में क्या लिखा जाएगा कि मैं सीए स्टूडेंट हूँ। ठीक है, इसी में सबसेक्शन 1 के क्लॉज बी में लिखा जा सकता है
कि मैं MBA फाइनेंस, ठीक है। अब सब क्लॉज पे जाएंगे हम। अब सब क्लॉज इन दोनों के हो सकते हैं, क्लॉज ए के भी सब क्लॉजेस होंगे, क्लॉज बी के भी हो सकते हैं। तो मैं फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूँ सबसेक्शन 1 क्लॉज ए और फिर सब क्लॉज 1 की। तो वो क्या कहता है जी, CA के 17 पेपर पास। अब जब मुझे रेफरेंस देना होगा, अगर मैं कहूंगा कि जी मेरे 17 पेपर पास है और ये बात कहाँ पे लिखी होगी, तो मैं हमेशा इसका रेफरेंस कैसे दिया करूंगा, सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए सब क्लॉज 1 में लिखा हुआ है कि मेरे 17 पेपर पास है। ठीक है, ये सारी चीजों से मुझे होके नहीं आना पड़ेगा, मैं सिर्फ डायरेक्टली इस चीज का सब क्लॉज के बारे में बता दूंगा। ठीक है, लेकिन उसके साथ ये सेक्शंस का जिक्र जरूर आएगा। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है। काइंडली मुझे क्लियर कीजिएगा, जिस भाई ने पूछा था। जी अब्दुल साहब, आपको समझ आ गया बिल्कुल, सेक्शन सब सेक्शन क्लोज और। जी ये मैं रीड करता हुआ बता दूंगा, ठीक हो गया जी। आई होप कि बाकी लोगों को भी समझ आ गई। जजाक अल्लाह अब्दुल साहब, अगर आज से पहले आपको नहीं पता था तो चलें, ये मिसाल आपको अब याद रहेगी। अच्छा, मैं ना आपको ऑर्डिनेंस से भी थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ कि इसको हमने कैसे देखना है। ऑर्डिनेंस में ना, अगर यहाँ पे हम बात कर लेते हैं किसी के नीचे इस क्लॉज की बात कर लेते हैं, क्लॉज में लिखा क्या हुआ है, अलाउंस विच इज पेड इन मंथली सैलरी ऑन फिक्स्ड बेसिस और परसेंटेज ऑफ सैलरी। ठीक है, बेसिकली ये जो सेक्शन है ना, सेक्शन 12 सैलरी, इसमें लिखा ये हुआ है पूरे सेक्शन में कि तनख्वाह किसे कहते हैं, सैलरी तनख्वाह किसे कहते हैं। नॉर्मली हम लोग तो ये समझते हैं ना कि तनख्वाह वो होती है जो हमारे बैंक में पैसे आ गए, हमारे एम्प्लॉयर ने या हमारी कंपनी ने भेज दिए। लेकिन इनकम टैक्स वाले ना उसको सैलरी नहीं कहते, सिर्फ इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि हो सकता है आपका जो बॉस हो वो आपको कोई वैसे ही तोहफा दे दे। ठीक है, बॉस अपनी दफ्तर से पुराना AC उतार के आपको दे दे, पुराना लैपटॉप दे दे। ठीक है, या अगर आप ज्यादा माशाल्लाह अच्छे वर्कर हुए तो बॉस आपको नया AC लेके भी दे सकता है। ठीक है, नया मोबाइल फोन भी गिफ्ट कर सकता है। आप अल्लाह ना करे बीमार होते हैं तो बॉस आपकी बीमारी पे भी पैसे लगा सकता है, आपका इलाज करवा सकता है, आपके बच्चों की स्कूल की फीस भी दे सकता है। कॉन्ट्रैक्ट वाले इस सारे को सैलरी समझते हैं। वो कहते हैं कि बॉस आपको जो भी बेनिफिट देगा ना वो सैलरी होती है। तो फिर अब आगे उसी की डिटेल आ रही है कि ये भी सैलरी है, ये भी सैलरी है, ये भी सैलरी है। तो उसमें जब हम जाते हैं ना, तो ये क्लॉज सी के सब क्लॉज 1 में लिखा हुआ है कि वो अलाउंसेस जो आपको मंथली सैलरी में दिए जा रहे हैं फिक्स्ड बेस पर या शायद परसेंटेज ऑफ सैलरी में, वो भी आपकी सैलरी है। इसकी मिसालें कौन सी होती हैं, आपका हाउस रेंट अलाउंस होता है, मेडिकल अलाउंस होता है, आपका DNS अलाउंस होता है, आपका ट्रैवलिंग का अलाउंस होता है, काफी सारे अलाउंसेस और भी आ जाते हैं इसके अंदर, मेरे माइंड से निकले हुए। तो अब ये इस चीज के बारे में बता रहा है। अब इसको पढ़ते कैसे हैं, जरूरत कैसे पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा मुझे कहता है कि भाई हाउस रेंट अलाउंस के ऊपर कोई टैक्स नहीं होता। वो कहता है कि मुझे सैलरी मिलती है 70,000 रुपए, 5,000 रुपए मुझे हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होता, क्योंकि टैक्स सिर्फ सैलरी पे होता है। तो हाउस रेंट अलाउंस कोई सैलरी थोड़ी है, ये तो मुझे वैसे ही अलाउंस मिल रहा है। अब इस मौके पे जाके मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा यार हाउस रेंट अलाउंस के ऊपर भी टैक्स होता है, ये भी सैलरी का हिस्सा है। वो कहेगा कि नहीं 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 होता है। तो मैं अब कानून का हवाला कैसे दूंगा, मैं कहूंगा कि भाई आप जाओ रीड करो सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 क्लॉज C और सब क्लॉज I। ठीक है, बेसिकली 1 है, सब क्लॉज 1। ठीक है, सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 क्लॉज C सब क्लॉज 1 रीड करो, उसमें जाके लिखा हुआ है कि अलाउंसेस भी टैक्सेबल है। इस तरीके से रेफरेंस दिया जाता है। ठीक है, तो मैं मुझे अगर ये पूरी लाइन नहीं रिपीट करनी ना उस बंदे के सामने, या अगर मैं रिपीट कर भी दूं तो वो थोड़ी मेरी बात पे यकीन करेगा, ये तो सिर्फ अंग्रेजी है। लेकिन जब मैं ये वाली चीज बोल के कह दूंगा ना कि भाई सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 क्लॉज C का सब सेक्शन 1 सब क्लॉज 1, वो फौरन किताब खोलेगा, अगर उसको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस रीड करना आता हुआ, फौरन किताब खोलेगा और 2 सेकंड के अंदर वो यहाँ पे पहुंच जाएगा और आके ये वाली लाइन रीड कर लेगा, अच्छा अच्छा हाँ वाकई
अलाउंसेस जो है ये तो टैक्सेबल है। और इस तरीके से हम लोग इसका रेफरेंस देते हैं लीगल प्रोविजन का। ये चीज है जी लीगल प्रोविजन। आई होप कि अब आपको ऑर्डिनेंस से पढ़ना भी आ गया होगा। स्केड्यूल और चैप्टर्स को मैं वैसे डिफाइन कर तो दूं जी, लेकिन मैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। चैप्टर के बारे में आपको बता चुका हूँ कि जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है ना, यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं तो उसको ना सिर्फ जरा बेहतर तरीके से क्लासिफाई करने के लिए कि यहाँ से यहाँ तक ये वाली इंफॉर्मेशन चल रही है और यहाँ से यहाँ तक ये वाली इंफॉर्मेशन चल रही है, उसके लिए उन्होंने चैप्टर्स बना दिए। ठीक है। मिसाल के तौर पे एक मकान है, मकान के अंदर 10 लोग रहते हैं। अब चाहे तो ये भी किया जा सकता है कि 10 के 10 लोगों को एक ही कमरे में, ओवरऑल पूरे मकान की एक छत डालो, दीवारें ना बनाओ, आप उसके अंदर रूम्स ना बनाओ, 10 लोगों को एक ही छत के नीचे रहने दो। और चाहो तो आप किचन अलग बना लो, वॉशरूम्स अलग बना लो, बेडरूम्स अलग बना लो, कोई बंदा किसी रूम में ठहराओ, कोई किसी में ठहराओ। क्या है, क्लासिफिकेशन हो रही है, ताकि पता हो, जो घर में एंटर हो ना, उसको पता हो कि अगर उसने किचन में जाना है तो वो ये वाला रूम है, अगर उसने बेडरूम में जाना है तो वो ये वाला रूम है, अगर उसने फलां पर्सन को मिलना है आपके घर में आके तो वो उस कमरे में बैठा होगा, अगर उसने किसी आउटसाइडर ने आना है तो वो ड्राइंग रूम में जाएगा। ये क्या है, बेसिकली ये चैप्टर्स हैं आपके घर के। ठीक है। तो बाहर से आने वाले बंदे को फौरन आइडिया हो जाएगा, इसीलिए चैप्टर्स बनाए जाते हैं। अगर इस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर चैप्टर्स ना हो तो क्या होगा, आप लोग तो जिसे कहते हैं गुम हो जाओगे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर, चीज ढूंढ ही नहीं पाओगे। हाँ, यहाँ पर एक फायदा जरूर है कि उन्होंने ना साथ में सेक्शंस दे दिए हैं। जो 242 सेक्शंस है ना, वो एक बहुत ज्यादा फायदेमंद चीज है। तो वो जो मैंने अभी आपको घर वाली मिसाल दी है ना, वो घर में तो फिर ये ना कि हमारे पास वो सेक्शन से मिलती जुलती कोई चीज है नहीं, इसलिए हम लोग वाकई घर में गुम हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर ये सेक्शंस ना होना इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, तो फिर चैप्टर्स की बहुत ज्यादा अहमियत है। लेकिन क्योंकि सेक्शंस जो है वो उससे भी एक बहुत ज्यादा बेहतर तरीके चीज आ गई है, तो इसलिए फिर आप चैप्टर्स को फोकस ना भी करें तो कोई इसमें मसला नहीं है। बाकी अब देखें चैप्टर को क्या है। चैप्टर 1 क्या है, प्रिलिमिनरी, यानी बेसिक। प्रिलिमिनरी कहते हैं बेसिक बातों का चैप्टर। ठीक है। चैप्टर 2 में चार्ज ऑफ टैक्स, यानी कि टैक्स किस हिसाब से चार्ज किया जाता है, चार्ज करना है, टैक्स लगाना। ठीक है। तो ये देखिए टैक्स कहाँ कहाँ लग सकता है, ये सारी तफसील आ रही है इसके अंदर। ठीक है। फिर आ गया जी टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम, चैप्टर 3। अभी हमने टैक्सेबल इनकम पढ़नी है ना, टैक्सेबल इनकम होती क्या है, टैक्सेबल इनकम के ऊपर टैक्स कैसे लगना है। फिर उसी के आगे पार्ट 1 आ गया कि उस टैक्सेबल इनकम को कंप्यूट कैसे करना है। ठीक है। अगर हम आगे चैप्टर 4 में जाते हैं, एक सेकंड दीजिएगा मुझे। ये चैप्टर 4 है। अब यहां तक जितनी भी चार्जिंग थी ना टैक्स की वो हो चुकी है चैप्टर 4 से ऊपर ऊपर। चैप्टर 3 और चैप्टर 4, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के अंदर टैक्स की चार्जिंग, टैक्सेबल इनकम निकालना, उसके ऊपर कंप्यूटेशन सब कुछ हो चुका है। अब आगे कॉमन रूल्स आ चुके हैं, बेसिक बेसिक से रूल्स आ गए। ठीक है। तो इस तरीके से आपके लिए ना, अगर अब मैंने अगर आपको आपसे कोई पूछे कि यार वो मैंने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पढ़ना है तो मेरे लिए ज्यादातर इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं जो मुझे फौरी तौर पर पढ़ने चाहिए, तो आपने उन्हें कहना कि भाई चैप्टर 1 2 3 पढ़ दो। प्रिलिमिनरी, चैप्टर 2 चार्ज ऑफ टैक्स, चैप्टर 3 कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। ये 3 चैप्टर्स पढ़ लो, आपको बहुत हद तक चीजें क्लियर हो जाएंगी। और दूसरी तरफ फर्स्ट स्केड्यूल देख लो। आपने ये भी सवाल पूछा ना कि स्केड्यूल्स क्या है, तो भाई दूसरी तरफ फर्स्ट स्केड्यूल देख लो जिसके अंदर टैक्स के रेट्स होते हैं। मैंने आपको बताया स्केड्यूल्स के अंदर क्या होता है, क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन होती है, टैक्स के रेट्स वगैरह होते हैं। ये भी अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं, चलें इधर से पहले देख लेते हैं। अभी आप देखें तो ये अब स्केड्यूल चल रहे हैं, ये फर्स्ट स्केड्यूल है ना। अब ये क्या चल रहा है, हर जगह पे रेट्स चल रहे हैं। इतनी इनकम होगी तो इतने रेट्स हैं, इतनी इनकम होगी तो इतने रेट्स हैं। क्लासिफिकेशंस हैं, टैक्सेस के रेट्स हैं, गुड्स के नेम है, ये सारी चीजें चल रही हैं। यहाँ पे थ्योरेटिकल चीज खत्म हो जाएगी और टेबुलर फॉर्म और न्यूमेरिकल फॉर्म ऑफ डाटा उस ज्यादा आपको नजर आएगा। ठीक है। तो आई होप कि ये भी आपको समझ आ गया होगा कि चैप्टर और स्केड्यूल क्या चीज है। अच्छा, जो भाई हैंड रेज कर रहे हैं ना, मादर से मैं अभी नहीं, एक दफा माइक्स ओपन करूंगा, अगर आपसे गलती से हैंड रेज हुए हैं तो काइंडली इन्हें डाउनलोड कर लें
अदरवाइज जो सवाल जवाब है वो अभी हम लोगों का, अच्छा टाइम हो क्या गया वैसे, 8:30 से 9:30 तक हमारा, ठीक है 10 बजे ना हमारा लेक्चर पूरा हो जाना है, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने फिर सवाल जवाब भी करने हैं, तो फिर आप लोग पूछ लें। डिविजन्स क्या चीज है जी? जैसे आप लोगों ने अक्सर देखा होगा ना, किताबों के अंदर कई दफा होता है चैप्टर नंबर 1 चल रहा है ना, तो उसके अंदर होता है लर्निंग आउटकम 1, लर्निंग आउटकम 2, लर्निंग आउटकम 3। अब ये क्या है, आगे फर्दर डिविजन्स की गई है चीजों को समझने के लिए। इसी तरीके से हमारे जो स्केजुअल्स होते हैं ना, स्केजुअल्स के अंदर भी डिफरेंट डिविजन्स की गई है, कि डिवीजन 1 के अंदर सैलरी वालों के रेट्स आ गए हैं, बिजनेस वालों के रेट्स आ गए हैं, डिवीजन 3 के अंदर चले गए, डेप्रिसिएशन के रेट्स आ गए हैं। मतलब क्या है, चैप्टर हो, यूनिट हो, लेसन हो, डिवीजन हो, पार्ट हो, इन सब के अगर आप डिक्शनरी खोल के बैठोगे ना, चैप्टर, डिवीजन और लेसन और ये सारे, इन सब के ना सिनोनिम, ये सारे एक दूसरे के सिनोनिम्स है। बेसिकली एफबीआई क्या क्या रहा है, जब वो डिफरेंट जगहों पे उसने ये लिखना है ना कि ये आगे इसका अगला हिस्सा है, ये आगे इसका अगला हिस्सा है, इससे लहदा हिस्सा है, तो उसके लिए अब उसको बार बार सिनोनिम्स नहीं मिल रहे थे, तो वो फिर इस तरीके से जो है ना मिलते जुलते अल्फाज यूज किए गए। कहीं पे डिवीजन आ गया, डिवीजन की जगह पे पार्ट भी लिखा जा सकता था, पार्ट की जगह पे डिवीजन भी लिखा जा सकता है, ठीक है। पार्ट की जगह पे सेक्शन भी लिखा जा सकता है, लेकिन अब सेक्शन पहले यूज हो चुका था तो इसलिए उन्होंने पार्ट की जगह पे पार्ट लिख दिया। फिर पार्ट यूज हो चुका था तो फिर उन्होंने आगे डिवीजन लिख दिया, डिवीजन के बाद सब डिवीजन आ जाएगा। ये चीजें हैं। अच्छा जी, थोड़ा सा जो है ना वो कंप्लीट करते हैं। हमारे आज के जो टॉपिक्स हैं वो तो शायद पूरे नहीं हो पाएंगे, लेकिन क्योंकि पहली पहली क्लास में होता है थोड़ा सा मार्जिन। अच्छा, तो आप लोगों को ये आइडिया हो गया होगा, ठीक है। अच्छा जी, एफबीआर की वेबसाइट क्या चीज है? एफबीआर की वेबसाइट ना, कि एफबीआर की जाती वेबसाइट है, ठीक है। एक तो हम लोग देखते हैं ना, आइरस है, वो एफबीआर की वेबसाइट नहीं है, एफबीआर की वेबसाइट ये है, ठीक है। fbr.government.pk, ये एफबीआर की वेबसाइट है। इसके ऊपर ना एफबीआर की सारी इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन होती है। एफबीआर से रिलेटेड तमाम डाटा इधर पड़ा होता है। एफबीआर के पास जितने भी ऑर्डिनेंस हैं, कवानीन हैं, एक्ट्स चल रहे हैं, जितने भी जिससे आप कह सकते हैं कि कानून की किताबें हैं, वो सारी यहाँ पे मिलेंगी आपको। टैक्स पेयर ने टैक्स कैसे पे करना है, ऑर्डिनेंस को कैसे पढ़ना है, रिटर्न कैसे फाइल करनी है, एफबीआर ने भी तो अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन सारी दी हुई है ना, तो वो सारा कुछ इस वेबसाइट के ऊपर पड़ा है। अब जैसे क्या लिखा हुआ, फॉर जनरेशन और क्रिएशन ऑफ पीएसआईडी, HTTPI, ये एक लिंक दे दिया कि ये आप इस लिंक को यूज करके पीएसआईडी जनरेट कर सकते, यानी कि चालान बना सकते हैं टैक्स का। इंफॉर्मेशन दी जा रही है यहाँ से, ठीक है। तो ये पूरी एफबीआर की वेबसाइट है। यहीं से देख लेते हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अगर आपने डाउनलोड करना है तो कहाँ से करना है। fbr.government.pk पे आ गए जी। उसके बाद आपने जाना है यहाँ पे, ये लिखा हुआ है इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, कस्टम्स, ठीक है। और ये लिखा हुआ ऑनलाइन सर्विसेज। यहाँ से ये डिफरेंट वेबसाइट्स पे आप जा सकते हो, ठीक है। ये सारे डिफरेंट वेबसाइट्स के लिंक्स लिखे हुए हैं, जो भी आपने काम करना हो आप उस वेबसाइट पे जा सकते हो। इन्हीं में आप देखिए ये आईरस भी पड़ा है, आईरस का पता है ना। अब आईरस आगे एक पोर्टल है जिसके ऊपर से इनकम टैक्स और सेल टैक्स की रिटर्न फाइलिंग होती है, ठीक है। उसके लिए ये आईरस इन्होंने अलग से बना दिया हुआ है। अगर आपने ऑर्डिनेंस वगैरह डाउनलोड करना है तो आपने यहाँ पे जाना है, इस ऑप्शन पे ऑर्डिनेंस लिखा होगा ना, ऑर्डिनेंस पे जाएंगे तो ये देखिए सारे एक्ट्स आ गए। ये सारी पीडीएफ की किताबें हैं आपके पास, जिस पे क्लिक करेंगे किताब ओपन हो जाएगी। ये ऑर्डिनेंस आ गए, ये रूल्स आ गए हैं। इनकम टैक्स में रहते हुए ना आपने सिर्फ दो किताबें पढ़नी है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 और इनकम टैक्स रूल्स 2002। आज आप लोगों ने ये दोनों किताबें अपने पास डाउनलोड करके रख लेनी है, ठीक है। पढ़नी कैसे है, कहाँ कहाँ पढ़ना है, वो सारा कुछ मैं साथ साथ बताता जाऊंगा। आपको होमवर्क में सेक्शंस भी दिया करूंगा जो कि आपने अगले दिन क्लास से पहले पढ़ के आना है। अच्छा, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे ना, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, तो ये पेज आ जाएगा। ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की ना सारी पुरानी एडिशंस हैं। इनमें जो सबसे टॉप पे होगा ना, ये लेटेस्ट एडिशन होगा। आपने हमेशा लेटेस्ट एडिशन डाउनलोड करना है, क्योंकि वक्त के साथ साथ ना टैक्स के रेट्स वगैरह चेंज होते रहते हैं। तो फिर अब तक जो फाइनल चेंज हो चुके हैं ना रेट्स, वो सबसे ऊपर वाले एडिशन में आ रहे होंगे। सबसे ऊपर वाला एडिशन हमेशा सबसे न्यू होगा। जैसे आप इसको देखें तो ये है 4 अप्रैल का है, 4 मई का है ये, ठीक है। तो 4 मई के बाद दोबारा कब अमेंड हुआ है, 30 जून को, तो फिर हम 30 जून वाला लेंगे। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ऑर्डिनेंस ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए ऑर्डिनेंस, वही वाला जो मैंने उधर खोला हुआ था। इसको आपने डाउनलोड करना है तो यहाँ से ये डाउनलोड भी हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इस तरीके से ये मैं आप लोगों को सेंड भी कर दूंगा।
बाकी आप लोग यहाँ से निकाल सकते हो। इसी तरीके से इसके साथ इनकम टैक्स रूल 2002 की किताब पढ़ी आप लोगों ने, वो भी डाउनलोड कर लेनी है। वो इस तरीके की होगी, यहाँ पे मेरे पास ओपन होगी इधर। ये देखें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जी, इनकम टैक्स रूल 2002। ये भी आप लोगों ने डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है। तो पार्ट वन आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस होता है, पार्ट टू आपका इनकम टैक्स रूल्स होता है। तो ये आपको मिलेगा जी मैंडेट अप टू 24 नवंबर 2023। देख लीजिएगा, जो भी सबसे ज्यादा लेटेस्ट हो वो डाउनलोड करना है आपने। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं जी, हमारे नोट्स कहाँ हैं, ये रहे। तो आप लोगों को पता चल गया ना एफबीआर की वेबसाइट का भी, और ये आईरस को तो मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ। ये आईरस है जी। ठीक है। आईरस पे आपने सारे काम करने होते हैं, रिटर्न वगैरह आपकी यहीं पे फाइल होती है। अच्छा, अब लास्ट हमारा टॉपिक है, इसको देख लेते हैं। रिटर्न ऑफ इनकम या इनकम टैक्स लायबिलिटी क्या है। अच्छा जी, सबसे पहले तो समझ लें रिटर्न ऑफ इनकम का क्या मतलब है। ठीक है, ये इनकम टैक्स रिटर्न का क्या मतलब है। एक पर्सन पूरे साल में 12 महीनों के अंदर जो पैसे कमाता है या जो पैसे खर्च करता है, और उसके बाद उसको जो बचत हो जाती है, ठीक है, पैसे कमाना, खर्च करना और बचत, इन तीनों चीजों का हिसाब किताब करके अगर आप एफबीआर को दे देते हैं ना, तो इसका नाम है रिटर्न ऑफ इनकम। ठीक है, या इनकम टैक्स रिटर्न इसे कहा जाता है। इसी को हम लोग डेक्लेरेशन भी कहते हैं। ठीक है, डेक्लेरेशन भी इसको कहते हैं, और इनकम टैक्स रिटर्न भी इसको कहते हैं, रिटर्न ऑफ इनकम भी इसी को कहते हैं, कि अपनी इनकम, एक्सपेंसेस और बचत यानी कि सेविंग का हिसाब किताब एफबीआर को दे देना। दैट्स कॉल्ड इनकम टैक्स रिटर्न। अगर इस इनकम टैक्स रिटर्न के मुताबिक जो पैसा आप कमाते हो एक साल के अंदर 12 महीनों के अंदर, वो पैसा अगर आपका 6 लाख से ऊपर चला जाए, तो ये कहलाएगा आपका, तो फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा अगर आप 6 लाख से ऊपर चले जाते हैं, और ये कहलाएगी आपकी टैक्स लायबिलिटी। आपकी टैक्स लायबिलिटी, फॉर एग्जांपल 6 लाख से आप ऊपर जाएंगे ना, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी 5,000 रुपए। ठीक है, एक मिसाल ले लें, 6 लाख से लेके 8 लाख तक अगर आपकी इनकम होगी, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी 5,000 रुपए। यानी कि 5,000 रुपए आपने हुकूमत के खाते में जमा करवाना है, आपके ऊपर लाजिम हो जाएगा। अगर आप अपना ऐसे ही रिटर्न ऑफ इनकम भेजते हो, और उसके मुताबिक आपकी इनकम बनती है जनाब 5.5 लाख या 5,90,000 रुपए, या सिर्फ 6 लाख रुपए, 6 लाख के ऊपर आप नहीं जाते, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी होगी 0। तो हमें क्या समझ आया है कि रिटर्न भरने वाला बंदा, या जिसको हम फाइलर कहते हैं, वो हमेशा टैक्स नहीं दे रहा होता। जिसके पास आमदन 6 लाख से कम है वो टैक्स नहीं देगा, ना ही हुकूमत ने उससे टैक्स लेना है। टैक्स सिर्फ उससे लिया जाता है जिसकी आमदन 6 लाख से ऊपर है। तो आपने इस चीज को भी हमेशा अपने क्लाइंट को क्लियर किया करना है। अगर कोई क्लाइंट इस चीज से डरे कि भाई मुझे टैक्स देना पड़ जाएगा, तो आपने उसको समझाना है कि आपकी इनकम अगर 6 लाख से ऊपर नहीं है, तो फिर आपने कोई टैक्स नहीं देना, आप फाइलर हो जाए। फाइलर होने में आपके फायदे हैं, मिसाल के तौर पे जो टैक्स आपका ऑलरेडी कट चुका होता है वो हुकूमत आपको वापस कर देगी। टैक्स कटता भी तो रहता है ना बिजली के बिल वगैरह में, वो वापस हो जाएगा आपको। तो वो कैसे वापस होता है, वो अलग चीजें आपको सिखाऊंगा वो भी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आपने क्लियर कर लेनी है। आप में से, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जितने लोग आए हुए हैं, आप में से राउंड अबाउट 60-70% लोग ही एक वर्ड यूज करते होंगे, एक फ्रेज यूज करते होंगे जी, कि हमने फाइल रिटर्न कर। ठीक है, फाइल रिटर्न, क्योंकि काफी अर्सा हो गया ना मुझे पढ़ाते हुए, तो मुझे पता है स्टार्टिंग में लोग ये वर्ड यूज करते हैं कि हमने फाइल रिटर्न कर दी। बेसिकली ये वर्ड बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये गलत जुमला है। फाइल रिटर्न करना कुछ भी नहीं होता। रिटर्न ऑफ इनकम का मतलब है इनकम और एक्सपेंसेस का हिसाब किताब। फाइल करना कानूनी जुबान का लफ्ज है। आप में से जो लॉयर हजरात हैं उन्हें तो बहुत अच्छे से पता होगा, वो ये गलती नहीं करते। लॉ में लफ्ज फाइल बार बार यूज होता है। फाइल का मतलब होता है चीजें भेज देना। फाइल का लफ्ज का मतलब होता है सेंड करना या सबमिट करना है, जमा करवाना। ठीक है, तो जब हम कहते हैं ना रिटर्न फाइल करना, इसका मतलब होता है कि अपना इनकम और एक्सपेंसेस का हिसाब किताब एफबीआर को भेज देना या एफबीआर को जमा कर देना। तो ये लफ्ज क्या होगा, रिटर्न फाइल करना। ठीक है, फाइल मींस सेंड करना, रिटर्न सेंड करना। इसका ये मतलब नहीं होगा कि फाइल कोई कागजी किस्म की फाइल है, उसको आपने रिटर्न करना है एफबीआर को, ऐसा नहीं है। रिटर्न को सेंड करना, इसे कहा जा रहा है रिटर्न फाइल करना। ठीक है,
इसको चेंज भी किया जा सकता है, हो सकता है कभी ना कभी एफबीआर चेंज करके रिटर्न सेंड करना या रिटर्न सबमिट करना इसके लिए लफ्ज यूज करना शुरू कर दे, तो फिर वो फाइल करना लफ्ज खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए समझने के रिटर्न फाइल करने का जो मतलब है ना, वो होता है रिटर्न सेंड करना। अच्छा जी, बाकी फिर जो अगली चीज, अच्छा इनकम टैक्स लायबिलिटी का मैंने आपको बता दिया ना। अगर आपकी आमदन 6 लाख से ऊपर जाती है तो फिर आपकी टैक्स लायबिलिटी बना करेगी, जो कि कुछ ना कुछ बन जाएगी टैक्स रेट्स के हिसाब से। और अगर आपकी आमदन 6 लाख या 6 लाख से कम रहती है तो फिर आप फाइलर तो जरूर होंगे, आपका एनटीएन भी होगा, आप रिटर्न भी फाइल करोगे, लेकिन टैक्स आप नहीं जमा करवाओगे। अच्छा, आज का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैसे, हमने उसके बारे में बात नहीं की, सिंपल वैसे बता देता हूँ 2 लाइनों में, क्योंकि वो फिर आप लोगों के माइंड में वो चीज रह जाएगी। अच्छा जी, कुछ सिनोनिम्स हैं, अगेन वैसी बात आ रही है सिनोनिम्स वाली, मैं लिख देता हूँ। फाइलर होना, ये वो चीजें हैं जो साथ साथ प्रैक्टिकली आपको जिनसे वास्ता पड़ना है। फाइलर होना, एनटीएन बनवाना, इनकम टैक्स में रजिस्टर होना, आईआरएस में रजिस्टर होना, और इसके में काफी सारी और भी कुछ वर्ड्स आ जाते हैं, एफबीआर में रजिस्टर होना। अच्छा जी, अब आपके पास जो है ना, लोग आके जो है ना आपको जो बातें कह सकते हैं ना सुनी सुनाई बातों के हिसाब से, वो इनमें से ना कुछ भी कह सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन सब का मतलब एक ही है कि मैंने एक पर्सन को एफबीआर में रजिस्टर कैसे करना है। ठीक है, जो बंदा रजिस्टर हो जाता है ना उसका एनटीएन बन जाता है अल्टीमेटली। ठीक है, इन सब का मतलब एक ही है, बातें डिफरेंट है, मतलब सबका एक ही है। एनटीएन क्या है? नेशनल टैक्स नंबर। तो जो बंदा एफबीआर में रजिस्टर होता है उसको एनटीएन इशू कर दिया जाता है, एनटीएन जो कि उसका शनाख्ती कार्ड नंबर ही होता है। ठीक है, तो अगर कोई आपसे आके क्लाइंट कहता है कि मैंने एनटीएन बनवाना है, दैट मीन्स कि आपने उसको रजिस्टर करना है, उसको एनटीएन इशू हो जाएगा। अगर कोई आके कहता है कि मैंने फाइलर बनना है, फाइलर का क्या मतलब है? रिटर्न फाइल करने वाला, रिटर्न सेंड करने वाला। जो बंदा इनकम टैक्स में रजिस्टर होगा, जिसको एनटीएन इशू होगा, तभी वो रिटर्न अपनी फाइल करेगा ना, तो उसको हम फाइलर कहते हैं। ठीक है, कोई कहता है जी मैंने रिटर्न भरवानी है, तो भी उसका यही मतलब है, रजिस्टर करें फिर उसकी रिटर्न भरें। आईरस पे रजिस्टर होना है, आईरस बेसिकली वो पोर्टल है जिसके ऊपर आपने ये सारे काम करने हैं, तो उसके ऊपर रजिस्टर हुए बगैर तो आप कुछ नहीं कर सकते ना। तो इन सब बातों का मतलब एक ही है। ये मैं लास्ट में बताता होता हूँ अपनी क्लास में कि इन सारी चीजों को आपने अलग अलग ट्रीट नहीं करना। आपके पास कोई बंदा कहे कि जी मैंने एनटीएन बनवाना है, एक बंदा कहे कि जी मैंने एफबीआर में रजिस्टर होना, तो ये बातें अलग अलग नहीं है। एफबीआर में रजिस्ट्रेशन का मतलब ही यही है कि एनटीएन का इशू हो जाना। ठीक है, तो ये बस लास्ट बात थी। फिर किस तरीके से आपने एनटीएन बनाना है, कैसे किसी को रजिस्टर करना है, ये हम इंशाल्लाह कल की क्लास में लाइव रजिस्टर करके देखेंगे इंशाल्लाह किसी ना किसी को। फिर हम उसकी रिटर्न भी भरेंगे। ठीक है, और कल हम लोग प्रॉपर सैलरीड इंडिविजुअल की सैलरी क्या होती है और उसकी रिटर्न कैसे भरती है, कल हम लोग अपनी पहली रिटर्न सबमिट भी कर देंगे इंशाल्लाह। अब जी मेरी तरफ से टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो काइंडली यहाँ तक जो है ना आप लोगों को जितना समझ आ चुका है उस हिसाब से जो है ना अपने क्या उसे कहते हैं फीडबैक जरूर दे दें। ठीक है, इस चैट बॉक्स के अंदर ही फीडबैक दे दें। अब आप लोगों के जो सवालात हैं काइंडली वो सवालात मेरे साथ आप शेयर करें, लिख के करने हैं लिखते के करते जाएं, अपने हैंड रेस कर लें, पूछ के करने हैं ऑरली, तो मैं आप लोगों का माइक वन बाय वन करके अलाउ करता जाऊंगा, आप लोग मुझसे पूछते जाइएगा। मेरी तरफ से आज की क्लास कंप्लीट है और अब सिर्फ सवाल जवाब। मेरे भाई आपका नाम तो नहीं लिखा हुआ प्राइवेट लिमिटेड वाले भाई, लेकिन आप ऐसा करें थोड़ा सा वेट कर लें, आपको साथ साथ इन चीजों की बेहतर समझ आती जाएगी। ठीक है, जज़ाकल्लाह जी। लुकमान रसूल साहब, मैं रूल्स के बारे में भी गाइड कर देता हूँ। रूल्स क्या होते हैं? रूल्स आपको प्रैक्टिकल फाइलिंग के बारे में बताते हैं। जिस तरह मैं बार बार बात कर रहा हूँ ना कि जी मेरा जो हमारा जो कोर्स है ये प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल है। तो जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है ना, ये आपको कानून बता रहा है कि ये काम आपने करना है, ये काम करना है। रूल्स आपको बताएंगे कि आपने इस काम को परफॉर्म कैसे करना है। ठीक है, जैसे आप कोई भी मिसाल ले लें, मैं आपको कहता हूँ कि आपने डेली स्कूल जाना है, लेकिन स्कूल आपने कैसे जाना है, कौन सा यूनिफॉर्म पहन के जाना है,
कौन से स्कूल में जाना है, कौन से रूट से जाना है, कौन सी रोड से जाना है, किस गाड़ी से जाना है, ठीक है, कितने बजे जाना है, कितने बजे वापस आना है, ये सारे क्या, इन्हें कहते हैं, ये प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स हैं। तो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स किसी भी कानून की हो, वो हमेशा रूल्स गाइड करते हैं। किसी भी इदारे का काम होगा ना, चाहे वो एससीसीपी हो, इनकम टैक्स हो, सेल्स टैक्स हो, कोई भी इदारे का काम होगा, तो हमेशा आपको ये दो किताबें मिलेंगी। एक एक्ट या ऑर्डिनेंस होगा, और साथ में उसके रूल्स होंगे। रूल्स आपको प्रैक्टिकल प्रोसीजर्स के बारे में गाइड किया करेंगे, और कानून जो होगा वो आपको बताया करेगा कि ये काम आपके ऊपर लाजिम कर दिया गया है, ठीक है। तो रूल्स ये होते हैं। अ, अच्छा जी, टाइटल जी बेसिकली आईबीई ही है, ठीक है। आईटीसीई टाइटल नहीं है। बहुत टाइम पहले हमारा टाइटल था आईटीसीई, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स एंड कॉर्पोरेट एक्सीलेंस। बट वो फिर कुछ इश्यूज की बुनियाद पर इस चीज को हम लोगों ने फर्दर नहीं लेके चल पाए आगे, और हम लोग एक बेटर टाइटल की तरफ मूव कर गए। नाउ इट्स इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एक्सीलेंस। पहले हम लोग सिर्फ टैक्सेशन और कॉर्पोरेट की हद तक लिमिटेड थे। अब जो है हम लोग कंप्लीट बिजनेस डेवलपमेंट की कोर्सेज भी करवा रहे हैं, और उसमें कंसल्टेंसी ऑफर कर रहे हैं। सो नाउ इट्स आईबीई लाहौर, ठीक है। और बैंक अकाउंट वैसे तो आपको कोऑर्डिनेटर्स वगैरह ही बेहतर गाइड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट भी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, अगर मेरे पास कहीं पे हो। तो बैंक अकाउंट हमारी वेबसाइट पे दिया गया होगा, ठीक है। आप जैसे ही एडमिशन अपना फॉर्म फिल करते हैं ना, तो वहाँ पर भी वेबसाइट पे आता है। तो कोऑर्डिनेटर काइंडली अगर कोई अवेलेबल है तो आप लोग लिख दीजिएगा यहाँ पे, जो भी बैंक अकाउंट है जिसमें फीस वगैरह जमा करवानी है। तो जो कोऑर्डिनेटर आपको बैंक अकाउंट जो है ना, वो भी इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स एंड कॉर्पोरेट एक्सीलेंस के नेम से ही है, ठीक है। उसी में आपने फीस जमा करवानी है, क्योंकि बिकॉज ऑलरेडी यही चलता हुआ आ रहा था। अच्छा जी, चलते हैं हम। नहीं, टैक्स बार में जी आप लोग रजिस्टर हो सकते हैं अपनी जो आपकी दूसरी सब्जेक्टिव क्वालिफिकेशन होती है ना, आपने लॉ किया हो, आपने सीए किया हो, सीएमए किया, उस बेस पे आप टैक्स बार के मेंबर बन सकते हैं। इस सर्टिफिकेट के बेस पे नहीं बन सकते, ठीक है। अच्छा, मैं जी आप लोगों के सवाल देखता चलूं, साथ में मैं माइक वगैरह भी ओपन करता जाता हूँ। जी आप जरूर प्रोफेशनल बनेंगे जी, आप तो माशाल्लाह से आपका नाम ही प्रोफेशनल बिजनेस सर्विसेज इमरान सयाल साहब है। तो जजाक अल्लाह जी, जिनको भी लेक्चर की समझ आई है। अच्छा जी, यहाँ तक मेरे सवालों का जवाब हो गया था। इनकम रिटर्न फाइल फॉर हाउस वाइफ और नॉन सैलरीड पर्सन प्लीज डू कवर इन योर कोर्स, थैंक्स। ये इंतहाई बेसिक चीज है जी, ये तो मैं आपको कल ही सिखा दूंगा, ठीक है। शहर साहब है या शहर साहिबा है, तो मैं आपको ये कल ही सिखा दूंगा। बिल्कुल इंतहाई बेसिक चीज है, 5 मिनट में आप लोग सीख जाएंगे। हाउ टू चेंज बिजनेस एक्टिविटी इन आइरस, बहुत आसान है जी, कल के लेक्चर में रख लेते हैं, ठीक है। सिंपल, आपने प्रोफाइल से जाके चेंज कर देना है। इनकम रिटर्न फाइल फॉर हाउस वाइफ, जी जी मिस, मैं आपको ये सिखा दूंगा, ठीक है। आइरस स्टैंड फॉर, आइरस जी इनलैंड रेवेन्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। ये जो आप टैक्स देते हैं ना, इसको इनलैंड रेवेन्यू कहा जाता है, इस टैक्स को। टैक्स की बेसिकली डिफरेंट टाइप्स होती हैं। आपके पास कस्टम्स का टैक्स होता है, आपके पास एक्साइज ड्यूटीज होती हैं, आपके पास एडिशनल ड्यूटीज होती हैं, कस्टम की ड्यूटीज होती हैं, एक्सपोर्ट के टैक्सेस होते हैं। तो उनमें से ये वाला जो टैक्स होता है ना, जिसे इनलैंड रेवेन्यू कहते हैं, ये आइरस के ऊपर ही लिया जाता है। तो इसलिए ये आइरस के लिए अलग अलग से पोर्टल बनाया गया। अच्छा जी, जिन लोगों के हैंड रेज हैं, अच्छा जी, आप में से जो लोग भी लेक्चर्स वगैरह ले रहे हैं ना, जी जी आप बिल्कुल अपनी कंसल्टेंसी वगैरह ओपन कर सकते हैं, बिल्कुल इंडिपेंडेंटली आपने काम कर सकते हैं। तो काइंडली जो है ग्रुप में भी ना अपना फीडबैक दीजिएगा, ताकि जो लोग क्लास नहीं ले सके उन्हें आइडिया हो जाए जरा कोर्स के बारे में। माइक्स ओपन कर दिए हैं जी, ठीक है। एक एक करके साथ में मैं जो लिखे हुए सवाल हैं उनको भी देखते जाऊंगा। सबसे पहले जी मेरे पास हसन गनी साहब, जी सर काइंडली अपना सवाल पूछिएगा। जी हसन गनी साहब, अच्छा जी, लेक्चर्स रिकॉर्डिंग वुड बी अवेलेबल, बिल्कुल लेक्चर्स सारे आपको अवेलेबल होंगे, रिकॉर्डिंग्स आपके एलएमएस पोर्टल में होंगे विद क्वेश्चन एंड आंसर सेशन 2। जी हाँ जी, सवाल पूछते रहिए काइंडली हसन गनी साहब। आफ्टर दिस कोर्स कैन वी ओपन कंसल्टेंसी, जी आप बिल्कुल ओपन कर सकते हैं। प्रेजेंट बिफोर एफबीआर, एफबीआर के सामने प्रेजेंट होने के लिए आपको आईटीपी का लाइसेंस लेना पड़ेगा। इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर का लाइसेंस होता है, आपको अपने रेलेवेंट आरटीओ से मिलेगा। उसके बारे में मैं गाइड कर दूंगा, इस कोर्स में गाइड किया भी जाता है
किस तरीके से आपका एक इंटरव्यू होगा जी, आपने एक एप्लीकेशन फाइल करनी है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपने 14 साल क्वालिफिकेशन के अंदर इनकम टैक्स और अकाउंटिंग ये दो सब्जेक्ट्स लाजमी पढ़े हुए हो, ठीक है। उसके बाद आपको आईटीपी का लाइसेंस मिल जाएगा। फिर आप कमिश्नर के सामने या एफबीआर के सामने प्रेजेंट हो सकते हैं। और इस प्रेजेंट होने से मुराद ये नहीं है कि सिर्फ एफबीआर के दफ्तर जाना है। एफबीआर के दफ्तर जाना है वो कोई भी जा सकता है। कमिश्नर से बात करनी है, असिस्टेंट कमिश्नर से बात करनी है, वो सारा कुछ आप कर दोगे। सिर्फ कमिश्नर अपील का जो दफ्तर है ना, वो एफबीआर से अलग होता है, ठीक है। यानी कि समझे अदालत जो होती है, वहां पे जाने के लिए आपको आईटीपी होना चाहिए, बाकी आप कहीं पर भी जा सकते हैं। इफ समवन इज इन गवर्नमेंट जॉब विल ही बी एबल टू गेट आईटीपी? नहीं जी, इस तरीके से अलाउ नहीं करता आपको, आरटीओ अलाउ नहीं करेगा। लाइसेंस आपको मिल भी जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस को अलाउ नहीं किया जाता गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए, ठीक है। आपके जो सिविल रूल्स है ना, वो आपको अलाउ नहीं करेंगे। शायद एफबीआर को इससे कोई इतना इशू नहीं होगा। आई थिंक हसन गनी साहब अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट पर्सन जो है वो मेरे पास सैयद अहमद सजाद साहब हैं। जी सर, आपका सवाल है। अच्छा जी, नेक्स्ट है सहर हसन साहिबा। जी मिस सहर, आपका सवाल है कि? डिपार्टमेंट आपको एनओसी दे देता है, अगर गवर्नमेंट के बिहाफ पे देता है ना डिपार्टमेंट काम। अच्छा जी, काइंडली जिन लोगों ने सवाल नहीं पूछना वो अपना हैंड डाउन कर लें, ठीक है। हसन गनी साहब, आपका हाथ जो है वो मैं खुद से लोअर कर रहा हूँ, फिर मेरे ख्याल से आप अवेलेबल नहीं है। और सैयद अहमद सजाद साहब, आपका सवाल है तो पूछ लें, अदरवाइज फिर मैं हैंड लोअर कर रहा था। आपका माइक ओपन है, सवाल पूछना चाह रहे हैं? अच्छा जी, अहमद सजाद साहब का सवाल नहीं है। जी मिस सहर, आपका सवाल है? ठीक है जी, मेरा वॉल्यूम तो ठीक है ना। मिस सहर का भी हैंड लोअर कर देते हैं फिर। अच्छा जी, उसके बाद है सैयद नुमानुल हसन साहब, आपका सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक हैं? बहुत अच्छा लगा। मैं सिर्फ़ ये चेक करना चाह रहा था, रियली सॉरी, लेकिन मेरे ज़हन में था कि शायद ये रूटीन का लेक्चर होगा या ये, तो डेफ़िनेटली आई वुड लाइक टू पार्ट ऑफ दैट लेक्चर एंड योर दैट कोर्स, एंड डेफ़िनेटली आई विल सबमिट माय ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड फी टुमारो इंशाल्लाह। और जस्ट वांट टू से एप्रिशिएटेबल सर, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। थैंक यू वेरी मच। जजाक अल्लाह सैयद नुमान साहब, आपका नाम और मेरा नाम भी सेम ही है। मेरा नाम भी नुमान है। बहुत शुक्रिया आपकी तारीफ के लिए। जजाक अल्लाह जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। ऑलवेज वेलकम जी। हुँ। जी, एनीवन एल्स, एनी क्वेश्चन? आईटीपी लॉयर्स को भी करना चाहिए? नहीं जी, लॉयर्स के लिए आईटीपी की जरूरत नहीं होती। आईटीपी होता है उन अकाउंटेंट्स के लिए जिनके पास वकालत का लाइसेंस नहीं होता। तो जो वकील होते हैं, वकालत का लाइसेंस इस सबसे ऊपर होता है। मैं आपको बता देता हूँ, बेसिकली टैक्स के काम में हमेशा दो रास्ते हैं, ठीक है। दो रास्ते कहने या दो हिस्से हैं। एक है कॉम्प्लाइंसेस, सिंपल कॉम्प्लाइंसेस होती हैं। आपने ऑनलाइन पोर्टल ओपन किया, किसी की रिटर्न फाइल कर दी, किसी के नोटिस का रिप्लाई कर, ये सारा कुछ आप घर बैठे काम कर सकते हैं। ना आपको वकील होने की जरूरत है, ना आपको आईटीपी होने की जरूरत है, ना आपको सीए होने की जरूरत है, सारा कुछ हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ जब अगला काम आता है ना, लिटिगेशन, जिसे वकालत कहते हैं, ठीक है, उसके लिए आपको वकील होना चाहिए। अगर आप वकील नहीं है तो फिर आपको होना पड़ेगा आईटीपी, ठीक है। वकालत के डिफरेंट फॉरम्स होते हैं टैक्सेशन में। पहले फॉरम का नाम होता है कमिश्नर अपील्स, यानी अपील सुनने वाला कमिश्नर, ठीक है। एक कमिश्नर एफबीआर में वैसे होते हैं जो आपके ये टैक्सेस वगैरह को देख रहे होते हैं, और एक अलग से कमिश्नर्स बनाए हुए होते हैं उन्होंने, जो सिर्फ आपकी से कह लें कि अपील सुनते हैं, ठीक है। वो कमिश्नर अपील्स का अलग से ऑफिस होता है। वो पहला फॉरम है।
अगर वहां पे आपकी बात नहीं सुनी जाती या आपके हक में फैसला नहीं होता तो फिर आप आगे चले जाते हैं अपैलेट ट्राइब्यूनल में। इससे अगली अदालत है, ठीक है। अपैलेट ट्राइब्यूनल के बाद अगली अदालत आ जाती है फिर हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट से अगली अदालत आ जाती है सुप्रीम कोर्ट। ये टोटल 4 फोरम्स होते हैं टैक्सेशन के अंदर। तो जो वकला हजरात होते हैं ना, वो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर लाइसेंस, ठीक है। उन्हें उनके लिए रोक टोक नहीं है। लेकिन जो वकला नहीं है और आईटीपी हो, वो सिर्फ कमिश्नर अपील्स और अपैलेट ट्राइब्यूनल तक जा सकते हैं। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में वो भी नहीं जा सकते। और अगर कोई आईटीपी भी ना हो और वकील भी ना हो तो वो फिर कमिश्नर अपील्स के पास भी नहीं जा सकता। वो फिर बाकी सारे काम तो कर सकता है, लेकिन ये लिटिगेशन वाले काम वो नहीं कर सकता। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको एटलीस्ट कोई ऐसी डिग्री करनी पड़ेगी, बीकॉम कर ले, बीबीए कर ले, सीए इंटर कर ले, एसीसीए फाइनलिस्ट बन जाए, सीएमए कर ले, ऐसा कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि उसको आईटीपी का लाइसेंस मिल सके। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों के कीमती वक्त का। आई थिंक क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, और इंशाल्लाह कल मिलते हैं अगली क्लास में। जो लोग एडमिशन ले चुके हैं दैट्स वेल एंड गुड। जिन लोगों ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया वो कल क्लास से पहले पहले अपना एडमिशन कंप्लीट कर लें। मुझे ज्यादा नहीं पता, बट आई थिंक कल की क्लास जो है वो सिर्फ जो कंफर्म स्टूडेंट के लिए ही होगी। अपना ईमेल्स वगैरह भी शेयर कर दीजिएगा कोऑर्डिनेटर्स के साथ ताकि आपके एलएमएस आईडीज बन जाए। क्लास के एंड पे अपने अपने जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनमें काइंडली अपना एक फीडबैक जरूर दीजिएगा, और अगर वो एडमिन्स वाला लगा हुआ है तो मैं कोऑर्डिनेटर से रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको एक दफा हटा दें कि ओनली एडमिन्स कैन सेंड मैसेज। तो आज की क्लास यहीं तक थी। इंशाल्लाह कल मिलते हैं 8 बजे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का वंस अगेन। अल्लाह हाफिज।